वीकली एक्सपायरी के दिन रिकवरी के मूड में बाजार। निफ्टी फिर पहुंचा 18,400 के नजदीक। बैंक निफ्टी में करीब 200 अंकों की रिकवरी, लेकिन मिड कैप्स में थोड़ा दबाव का है। सरकारी बैंकों में आज अच्छी खरीदारी। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लगातार तीसरे दिन ऊपर। इस महीने अब तक 9% भागा। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी दिखी तेजी। मिड कैप आईटी और ऑटो शोरूम में हौसले का दबाव। इंफोसिस और एलटीआई करीब 2% ज्यादा फिसले। वहीं ऑटो शोरूम में टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स और अशोक लेलैंड में करीब 1.5% तक का दबाव। और सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। सॉफ्ट बैंक ने ब्लॉक डील में बेचे करीब 5% की पेटीएम में हिस्सेदारी। सौदे के बाद आज पेटीएम का शेयर 9% से ज्यादा टूटा। और आर सिस्टम्स में करीब 17% का उछाल। ब्लैकस्टोन कंपनी में खरीदा करीब 52% हिस्सा। शेयर को डिलिस्ट कराने की भी तैयारी। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज सिंघल। यहाँ मुंबई में मेरे साथ हर्षदा और दिल्ली से वीरू जुड़ते हुए। आप दोनों को गुड आफ्टरनून। मार्केट के एक क्लियर टिपिकल वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का पूरा एक ट्रेंड दिखाता हुआ आज 70 पॉइंट का दायरा निफ्टी का लो से हाई के बीच में। अभी हम वापस जा रहे हैं हाई की तरफ, लेकिन लो और हाई को अगर आप देख लें तो सिर्फ 70 पॉइंट का एक बैंड है। जैसे मैंने कहा वीकली एक्सपायरी का टिपिकल बिहेवियर उसका। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है कि निफ्टी ने और बैंक निफ्टी दोनों ने एक बहुत क्रूशियल लेवल्स डिफेंड किए जिनकी हम बात करेंगे अभी। और बैंक निफ्टी लगातार मजबूत है और तो जो लीडरशिप है वो उसके मेंटेन्ड है। देखते हैं लास्ट के 1.5 घंटे में क्या होता है। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। अनुज, लेकिन मिड कैप्स का साथ बिल्कुल नहीं है और वो स्टोरी दरअसल रिपीट करती हुई जहां पर इंडेक्स को संभाला जा रहा है। मिड कैप इंडेक्स एक बार फिर हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली की ग्रिप में 100 पॉइंट नीचे। इनफैक्ट अच्छी रिकवरी जरूर देखने को मिली थी निफ्टी बैंक में, लेकिन उतनी रिकवरी इधर नहीं आई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इसीलिए 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा गिरने वाले शेयरों की संख्या इस आज दिखाई दे रही है। लेकिन अनुज, आप देखिए वही 18,400 के आसपास निफ्टी चक्कर काटते हुए, तो क्या ये एक नया बेस है अगले बड़े मूव के लिए? देखिए हर्षदा, बहुत से पहले मार्केट में आपको कई बार मौके मिलते हैं सिर्फ एक ट्रेड देंगे। आज मार्केट में ट्रेड थे सिर्फ एक सुबह, जो वो गैप डाउन मिला कि उस गैप डाउन में खरीदिए और उसके बाद वो ग्रीन में आया तो उसको बुक कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ जो मार्केट ने आपको क्लियर दिखा दी है कि डिप्स और प्लंजेस में बाय करने पर आपको मार्केट पैसा कमा के दे रहा है। और हालांकि कुछ लोगों ने दोनों साइड के ट्रेड्स भी सही एग्जीक्यूट किए होंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो एक आज एक इनसाइड डे है। इनसाइड डे का क्या मतलब होता है? जिसमें कल का हाई और कल का लो दोनों रिस्पेक्ट हो। कल का लो जो आज का लो है वो कल के लो से ऊपर हो और जो आज का हाई है वो कल के हाई से नीचे हो। उसको हम बोलते हैं क्लासिकल इनसाइड डे। एकदम एक इनसाइड डे और ये ऑलमोस्ट सेकंड सक्सेसिव इनसाइड डे है। नॉर्मली दो इस तरीके के इनसाइड डेज के बाद एक मार्केट में बड़ा मूव आता है। तो कल मार्केट में एक बड़ा मूव आने की तैयारी है। मुझे लग रहा है कल निफ्टी 150 पॉइंट के करीब आपको मूव दिखा सकता है और मेरी बेट तो रहेगी कि अपसाइड पर, लेकिन देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है। 18,300 क्लियरली अब एक सपोर्ट है मार्केट के लिए, उसको नहीं तोड़ रहा है। 18,500 एक रेजिस्टेंस है ऊपर पर, उसको नहीं तोड़ रहा है। लेकिन जो डिप्स और प्लंजेस पर बाय की स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है। बैंक निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी ने आज एक क्लासिकल बिहेवियर दिया आपको। सुबह फर्स्ट सपोर्ट पर खुला वो और सीधा वहाँ से उसने आपको 200 पॉइंट दे दिया। वो 200 पॉइंट के बाद ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद फिर वही दायरे में घूम रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन 42,600 वो एक रेजिस्टेंस है। जैसे मैं नॉर्मली डिस्कस करता आया हूँ, जो रेजिस्टेंस होते हैं नॉर्मली गैप के साथ जाते हैं। तो अगर आज यूएस मार्केट में अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स वक्त जिस तरीके से मजबूती दिखा रहे हैं, आज अगर यूएस मार्केट में एक अच्छा तेज़ी का तड़का लगा तो शायद कल फ्राइडे को और एक्सपायरी वाले दिन जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो अपना पूरा काम कर लें। उसके बाद शायद कल एक मार्केट को एक ट्रेंडिंग अपवर्ड डे मिल सकता है। ये मेरी होप है, मेरी बेस केस है, लेकिन देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। फिलहाल अगर आप इन्हीं इंडिकेशंस के साथ जाए जो अमेरिकी फ्यूचर्स दिखा रहे हैं तो वो डेफिनेट बेस केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक पुल बैक ट्रेड मजबूती का साफ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है मार्केट टूटा है, स्टेबल है, हल्की सी मुनाफा वसूली जो शायद जायज है एक तरफा तेजी दिखाने के बाद। वीरू, आफ्टरनून, बताइए डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? आज एक्सपायरी के दिन साइडवेज इंडेक्स, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली। जी देखिए, आज वाकई स्टॉक स्पेसिफिक दिन है। इनफैक्ट सेक्टरल रोटेशन भी बहुत क्लियर अगर आप देखें कोई नहीं है। कोई मैंडेट अगर आप देखें सेक्टर कोई स्ट्रांग नहीं दे रहा है, इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। हालांकि फिर भी मैंने बाइफरकेट करने की कोशिश की है। केमिकल स्पेस में हर्षदा यूपीएल और नवीन फ्लोरिन इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज पे सुबह सुबह एक ट्रेड भी था आज सचिदानंद का, बहुत अच्छा अगर आप देखें ट्रेड था।
इन दोनों स्टॉक्स ने सब्सटेंशियल ओआई गेन किया है। और यूपीएल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 दिन से ये बाई ट्रेड रहा है आवाज़ पे, और रेगुलरली इसमें एक 3 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है। तो ये दो स्टॉक्स केमिकल्स बास्केट में बहुत अच्छा मुंह देते हुए। हमने ऑटो के बारे में सुर्खियों में पढ़ा था कि भाई ऑटो सेक्टर में दबाव है, फ्रंट एंड ऑटो स्टॉक्स थोड़ा सा पेन में है, बट बैटरी स्टॉक्स ने इस दौर में पिछले 3-4 सेशंस में अपने आप को बिल्कुल, अगर आप देखें, इस सेक्टर के बिहेवियर से उलट करके एक स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया है। एक्साइड में आज 5.6%, अमर राजा बैटरीज में लगभग 20%, एंड स्पेशली अमर राजा बैटरीज हर्षदा करीब 20% का ओआई बिल्डअप इस स्टॉक में आज देखा गया 637 पे। सुबह एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया था और इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर छू के आया था पोस्ट आई थिंक दिसंबर 2021। तो बैटरी स्टॉक्स में अच्छा मूव है। शॉर्टिंग मेटल्स में हुई है आज। एनएमडीसी लगातार पिछले 3-4 सेशन से शॉर्टिंग हो रही है, 10% ओआई बिल्डअप हुआ। हिंद कॉपर कल के अच्छे स्विंग के बाद आज बैकफुट पे शॉर्टिंग यहाँ पे हुई है थोड़ी सी। और अगर आप अक्रॉस द मार्केट देखें, अब तक एक सेक्टरी रोटेशन मैंने आपको समझाया, आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, एनबीएफसीज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, और एक भारतीय एयरटेल, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन हुआ है एट ऑल टाइम हाई। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज एक सब्सटेंशियल ओआई गेन हुआ है। हर्षदा, क्लियरली थोड़ा सा इंटरेस्ट, कई ऐसे स्टॉक्स जो थोड़ा सा ऑफ रेडार हो रहे थे उनमें लौटता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। चलिए फटाफट आपको दिखाते हैं कि ट्रेंड क्या कह रहा है। इंडेक्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो जैसे हम पहले भी कह रहे थे और अनुज ने भी क्लियरली मेंशन किया, बहुत ही दायरे बंद कारोबार है, सिर्फ 70 पॉइंट की रेंज। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। आप देखिए टाटा कंज्यूमर ऑफ रेडार ये भी होने लगा था, लेकिन 2% का पुल बैक इधर आज देखने को मिला है। एलएनटी में एक तगड़ी तेजी देखी गई है, करीब 1.5% तक की। पीएफसी आरईसी में हमने देखा है काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। स्टॉक्स आप देखेंगे प्राइस वाइज करीब 2-1.5% की बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज के दिन अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट एलएनटी में भी करीब 6-7% तक का ओआई ऐड होने के पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। अब आपके लिए लिख रहा थे वो स्टॉक्स जो पिट रहे हैं, तो सबसे ज्यादा धुलाई जिसकी हुई है वो अनडाउटेडली पेटीएम है, 9% नीचे। आज जो सॉफ्ट बैंक ने अपना 4.5% हिस्सा बेचा है, तो यहाँ पर हमने देखा है प्रेशर, और क्लियरली 555 वो बुक का बैंड था लोअर साइड पर, 545 उसके 10 रुपए नीचे ही ट्रेड देखने को मिला है ज्यादातर समय। इन्फो एज भी आज मार खा रहा है, 4.5% का नुकसान यहाँ पर। अपोलो हॉस्पिटल्स में कल से ही पोजीशंस अनवाइंड होना शुरू हो गई हैं, और टाइटन एक और काउंटर है जहां पर हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली हावी है, करीब 2% का नुकसान देखने को मिला है। तो ये हैं वो काउंटर्स जहां पर तेजी और मंदी के सौदे ज्यादा देखने को मिले हैं, और प्राइस एक्शन ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं, और वो आपको बताएंगे आज इस वीकली एक्सपायरी के दिन आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। फंडामेंटल्स पर आशीष महेश्वरी हमारा साथ दे रहे हैं। कुछ देर में हम जेएम फाइनेंशियल के एमडी आशु मदान को भी जोड़ेंगे कार्यक्रम में। इसके अलावा टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हर रोज की तरह प्रकाश गाबा तैयार है। आज राजेश पालविया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुदीप शाह भी, आशीष बहेती और साथ ही साथ मानस जायसवाल। ये सब आपको मिलकर बताएंगे कि किन ट्रेड्स में इस समय तेजी या फिर मंदी के सौदे बन रहे हैं। और ऑफ कोर्स हर रोज की तरह हम बात करेंगे 4 के चौके की। 2:40 पर लेकर आएंगे इसी पूरे सेगमेंट को, जहां पर आज सस्ता ऑप्शन राजेश पालविया देंगे, सुदीप शाह से जानेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार आशीष बहेती, और मिड कैप फंडा आशीष महेश्वरी के जिम्मे। 2:45 बजे आज सुमित को हम जोड़ने वाले हैं, जो आपको बताएंगे कि अक्टूबर के महीने में म्यूचुअल फंड फ्लो कैसा रहा है, किन स्टॉक्स में खास तौर से नया एडिशन हुआ है, और नए एंट्रेंट्स कौन है दरअसल म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरफ से। ऑफ कोर्स डीलिंग रूम चेक पर भी नजरें बनी रहेंगी। तो ये है आज का पूरा खाका जो हमारे जानकार आपके लिए तैयार करेंगे। आपके बढ़िया ट्रेड्स 18,394 के आसपास इस बीच निफ्टी आता हुआ, और निफ्टी बैंक वही 42,500 के करीब है। आप सभी का स्वागत है। गाबा साहब, शुरुआत आप ही से बताइए, क्या ट्रेड ले रहे हैं इस घंटे? गुड आफ्टरनून। मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ट्रेड कर रहा है 110 पर, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है 105 और 108-9 के करीब। तो बस 109 का एक स्टॉप लगाना चाहिए बस। मुझे लगता है 1-2 दिन देंगे तो 112 से 115 देखने को मिल सकते हैं। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बाई जोन पर है, बाई मोड में भी है। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर गाबा जी का बाय कॉल, और सुबह भी इस पे एक बाय कॉल आया था, और स्टॉक काफ़ी मजबूत रहा है। चलिए बाकी गेस्ट को भी जोड़ लेते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून।
आपकी ट्रेड क्या होगी यहाँ पर? गुड आफ्टरनून अनुज जी। सो ट्रेड तो एक्साइड इंडस्ट्री पे रहेगा। स्टॉक में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ और जो एडिशन देखने को मिला, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम 195 198 की तरफ करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। 184 का स्टॉप लॉस और 198 तक के अपसाइड के टारगेट। ओके, एक्साइड जिसका जिक्र मैं कर रहा था, बैटरी स्टॉक्स में अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन यहाँ पर हालांकि अमर राजा में है, लेकिन एक्साइड की ब्यूटी ये है कि ये ओआई एडिशंस के साथ अपने हायर लेवल्स को सस्टेन कर रहा है। तो आउट ऑफ दीज टू आई थिंक प्राइस वाइज एज एक्साइड के पास है। आशीष बहती जी, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, अभी का जो कन्विक्शन कॉल है थोड़ा सा पोजिशनल कॉल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज एक अच्छा पुल बैक देखने मिला है। 10 डेमा से ही सपोर्ट लेकर रिलायंस ने वापस एक पुल बैक दिया है और हमें लगता है कि अब जैसे अनुज सर ने बताया कि कल शायद एक निफ्टी में बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये लीड रिलायंस इंडस्ट्रीज ही करेगा यहाँ से। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2575 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और अ टारगेट ऑफ 2675 के लिए। 2675 के लिए दरअसल ये एक ट्रेड रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आता हुआ और रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके अपनी चाल को और फिर मजबूत कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप एक और फंडामेंटल और या फिर टेक्निकल एनालिस्ट से भी बात करें अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि जो आप चैनल देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन आरआईएल के हाथ में है, तो आप एक और जानकार से व्यू जरूर लें। चलिए मानस, आपकी बारी, आप क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं इस घंटे? हर्षिता जी, आई थिंक टाटा कंज्यूमर पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। अभी कुछ दिन पहले ही 740 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया। काफी समय से 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट फाइनली स्टॉक ने आज अपने 100 और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो टाटा कंज्यूमर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 779 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए। 810 रुपए तक के टारगेट देख सकते हैं और एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 790 वाला 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए 22 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है, चलिए कुछ और स्टॉक्स पर नज़र रख लेते हैं इस समय। अदानी एंटरप्राइजेस का एक बार इंट्रोडे चार्ट लेकर आइए और एक बार चार्ट लेकर आइए भारतीय एयरटेल का। अदानी में एकदम से अच्छा मूव, सुबह जो एक ब्रेकडाउन हो रहा था वहाँ से थोड़ा सा रिकवरी और इस समय हाइस पर आता हुआ। और भारतीय एयरटेल ये भी एक स्टॉक है जिसमें आप इस समय देख रहे हैं एक शानदार मूव आता हुआ। फ्रेश 52 वीक हाई इस समय भारतीय एयरटेल के स्टॉक में आता हुआ। और एक आध और स्टॉक पर नज़र रख लेते हैं। एक आरबीएल बैंक लेकर आइए 146 रुपये पर। एक्चुअली एक बार मुझे गाबा जी से एक बार आरबीएल बैंक पे बात कर लेता हूँ। गाबा जी, एक आपका कॉल था आरबीएल बैंक पर। यहाँ पर अब लगातार काफ़ी टाइम के बाद हमने देखा है कि ये मूव सस्टेन हो रहा है 146 के ऊपर। अब इस समय यहाँ पर फ्रेश टारगेट्स क्या होंगे? बिल्कुल, ये कुछ 4-5 दिन पहले मैंने दिया था आरबीएल बैंक पर। मुझे स्टॉक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है, अपमूव मिलना चाहिए और जो एक रिवर्सल पैटर्न था वो कंफर्म हुआ था करीब 130 के आसपास। उसके बाद मैंने दिया था कॉल। ये अब मुझे लगता है इसका स्टॉप ट्रेड कर रहा है 146, स्ट्रक्चरली ठीक नजर आता है। स्टॉप होगा करीब 143 का, खास नहीं। मुझे लगता है 150 पार कर लेगा और अगर थोड़ा वक्त और देंगे तो मेरा टेक्निकल टारगेट लॉजिकल जो ब्रेकआउट मिला था उसमें है 160 का। 160 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। लेकिन नियर टर्म में टारगेट आरबीएल बैंक का करीब 150 का होना चाहिए। स्टॉप होगा 143 आरबीएल बैंक। जी, आरबीएल आपकी स्क्रीन पर आप देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी है पिछले 4-5 सेशन में इस स्टॉक ने। अच्छा, अब आप एलएनटी लेके आइए। एलएनटी जिस पर हमारे पैनल में मौजूद आशीष चतुर्मोता जेएम फाइनेंशियल से एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू रखते हैं। उनका कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक पे और इनफैक्ट आज सुबह भी उनका एक बाय कॉल था। और मैं अगर इस वक्त का ओआई एडिशन देखूं तो कैपिटल गुड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप लॉन्ग साइड में कैपिटल गुड्स में हुआ है एलएनटी में 8.2%। उसके बाद मेरे ख्याल से एबीबी में प्राइस हाइक तो बहुत अच्छा है लेकिन ओआई एडिशन बहुत नहीं है। जिसे कहते हैं ट्रेड पे कंफर्मेशन ओआई एडिशन के लिहाज से वो एलएनटी पे ज़्यादा है। ज़रा एक बार आशीष बहती जी आप देखिएगा, आज इसने अपनी वो 18 जनवरी 2022 वाली कैंडल में एंटर कर गया। ये मतलब उस प्राइस जोन में एंटर कर गया, वो कैंडल जिस कैंडल में इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। आप ओआई एडिशंस को देखिए, रोलोवर्स की बात अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि हार्डली 8% है अभी यहाँ पे। दैट मीन्स मोमेंटम अभी भी इसी सीरीज़ में है।
आशीष जरा एक बार देखिएगा, करंट सीरीज का कोई ऑप्शन या फिर नेक्स्ट सीरीज का कोई ऑप्शन, कोई स्प्रेड अगर आप एलएनटी में क्रिएट करना चाहते हो, और अगर ये ब्रेकआउट आ गया इस बार 2080 का, तो कहां तक का स्विंग पॉसिबल लग रहा है आपको? जी वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देखने मिला है एलएनटी में, और जिस हिसाब का मूव है, जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, और आज जो वॉल्यूम है 3 मिलियन के करीब का वॉल्यूम क्लॉक इन ऑलरेडी हो चुका है इसमें, और वाई जिस हिसाब से बिल्टअप है काफी शानदार लग रहा है। हमें लगता है कि 2060 का ऑप्शन में तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है। 21 रुपए के करीब ये चल रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो करीब करीब 16 रुपए का, और इसमें मुझे लगता है कि 32 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी क्लियरली 2060 का कॉल लेकर चले और 32 तक के लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 21 रुपए पर ट्रेड कर रहा है 2060 वाला कॉल। इनफैक्ट वीरू, एलएनटी पर आपने जब मेंशन किया तो भी आपने मुंह की बात छीन ली, क्योंकि ये स्टॉक है जहां पर हमने देखा वाकई में काफी तगड़ा मोमेंटम। इनफैक्ट मैं ये भी देख रही थी कि बाकी कैपिटल गुड कंपनियों में क्या हरकत देखने को मिली है। आपने ऑफ कोर्स एबीबी का जिक्र किया, सीमेंस थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन क्यूमेंस का स्टॉक आप देखेंगे तो वहां पर हल्का हल्का अक्यूमुलेशन टाइमली देखने को मिला है। और मानस, इस पर हो सके तो एक व्यू दीजिएगा। आज करीब 1% की बढ़त देखने को मिल रही है और 1% का ही ओपन इंटरेस्ट एडिशन, लेकिन ये एलएनटी की रैली से पहले परफॉर्मर रहा है। क्या यहाँ पर किसी तरह का फॉलो थ्रू आता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अगर आप को याद हो तो अभी 3 दिन पहले स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। हालांकि उसके बाद हमने कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देखा, लेकिन आई थिंक स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है और केवल एक ट्रिगर का इंतजार है। मेरा तो समझना है कि अगर एक पोजिशनल ट्रेड लिया जाए तो कमेंस में आप एक बड़े टारगेट जो कि 1440 के आसपास है उसको आप सेट कर सकते हैं। तो एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए, क्योंकि कोई फास्ट मूव देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए पोजिशनल ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉसेस 1340 के नीचे लगाइए और 1440 के टारगेट सेट करिए। कमिंस स्टार प्राइस परफॉर्मर इस सीरीज का, और इनफैक्ट मंडे से जरा हम इनके ना रोलोवर के स्टैट्स को जज करना शुरू कर देंगे। 1380 याद रखिएगा। एलएनटी भी अपनी ऑल टाइम हाई कैंडल पे ट्रेड करता, मतलब जो प्रीवियस कैंडल है उस पे, और कमिंस का ये ऑल टाइम हाई है। लेट्स चेक सिमंस सुबह स्विंग अच्छा दे रहा था, लेकिन बाद में ये जो स्विंग था उसका कोलैप्स हो गया। इट्स 2891। ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। मैंने 3150 का इसका ऑल टाइम हाई है। एंड अबाउट एबीबी, ये स्टॉक लगभग 3106 पे। एबीबी और सिमंस एक जैसे लग रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये चले बहुत थे। दरअसल ये सितंबर में दोनों चले थे, उस वक्त कमिंस और एलएनटी बैकफुट पे थे, और अब एलएनटी और जो कमिंस है वो चलते हुए। टाटा कंज्यूमर का जिक्र किया था मानस ने, इट्स डूइंग वेल एट डे हाई। एक बार प्लीज बैंक ऑफ बड़ौदा लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, जो स्टॉक स्विंग दे रहे हैं उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। इट्स 164 और डे हाई की तरफ जाता हुआ। एक बार प्लीज इसको देखिएगा प्रकाश सर, बैंक ऑफ बड़ौदा 164, बैंक ऑफ बड़ौदा 164 यस, साइडवेज जोन पर है। एक ब्रेकआउट की जरूरत है, थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन ब्रेकआउट मिल सकता है। अपमूव मिलेगा जब करीब मेरे ख्याल से 166 पार कर लेगा, फिर एक अच्छा अपमूव मिलेगा। थोड़ा साइडवेज है बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन अपमोड में है, इतना कह सकते हैं। अगर किसी को एग्रेसिव लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप होगा उसके लिए करीब 163 का एग्रेसिव कॉल है, लेकिन बाय मोड पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एक इंटरेस्टिंग मूव इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में आता हुआ है। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं, बाकी आप बैंक्स भी देखिएगा। और आज हमने हेडलाइन में आपके सामने क्या कहा था कि सरकारी बैंकों में फिर एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक परफॉर्मर है जहां पर इस समय एक्शन बढ़ता हुआ, लेकिन जो छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स है ना, उसमें आप देखिएगा यूनियन बैंक 68 रुपीज पर, यहां पर करीब 4% तक की तेजी देखने को मिली है। एक अच्छा खासा इजाफा इधर बनता दिखाई दिया है। पंजाब नेशनल बैंक में आधे % तक के गेंस। एसबीआई हालांकि 601 के आसपास थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है। पालविया साहब, ये सरकारी बैंकों में अगर आपने कोई ट्रेड लेना है, एसबीआई बीओबी के अलावा क्या इन छोटे टिकट साइज वाले स्टॉक्स जैसे आपका यूनियन हो, बीच में कैनरा में भी अच्छी खासी हरकत देखने को मिली थी, वो ऑफ कोर्स 308 के आसपास आज फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है, उनमें भी मौके हैं? बिल्कुल, पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छा मोमेंटम बना और हमें लगता है कि ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। सभी बैंकों में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है पिछले कुछ। यूनियन बैंक यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग सेटअप बना है। हमें लगता है यूनियन बैंक पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में अब 65 के लेवल को क्रॉस करके स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है, हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट इसका 75-78 की तरफ पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकता है। तो यूनियन बैंक बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस करंट लेवल से जो रखना होगा करीब 65 के आसपास होगा।
जय, चलिए अभी तो हमने ये हर्षदार मैंने कैपिटल गुड्स पे सिमंस ये बैंक से बात हुई, मिड कैप बैंक, लेकिन आप जरा एक बार देखिए इस वक्त जो गौर करने लायक चीज़ है, आई मीन द स्मार्टेस्ट रिकवरी ड्यूरिंग द डे जिस इंडेक्स में आई है, दैट इज निफ्टी मेटल। जरा प्लीज़ निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइए, डे बाई जो इंट्राडे चार्ट है इसका वो लेके आइएगा। इट्स 6474 और डे हाई पर जनाब सुबह सुबह का जो मॉर्निंग हाई था वो इसने पार किया लगभग 11 पर। और एक और चीज़ इसका एक बहुत अच्छा, अगर आप देखें प्राइस की जो बिहेवियर है वो ये कि 1 नवंबर को यानी सीरीज़ के कमेंसमेंट के आसपास इसने 20 डेमा को पार किया था, 10 डेमा को पार किया था। एंड इन द एंटायर आई थिंक दीज 17 सेशंस नवंबर के फर्स्ट टाइम आज पहली बार शुरुआती डिप में 10 डेमा था, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, उसको छुआ, रेस्ट लिया और फिर चला गया ऊपर। और इस वक्त मेरी स्क्रीन पे JSPL एट डे हाई, टाटा स्टील एट डे हाई, हिंडाल्को एट डे हाई। राजेश पालवी जी, एक बार फिर से आपके पास आऊँगा, अगर आप रीड कर पाए हों पिछले कुछ मिनटों में इन स्टॉक्स को, तो आपको अच्छा मूव कहाँ लग रहा है इस वक्त? तो वीरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल मेटल में अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे टाटा स्टील और हिंडाल्को ये दोनों स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि हिंडाल्को में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी। हमें लग रहा है हिंडाल्को अगर अब यहाँ पे 445 के ऊपर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे भी 454 456 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो मेटल स्पेस में लोअर साइड से रिकवरी का ट्रेड बना है, तो अभी हम यहाँ पे हिंडाल्को के साथ जाना चाहेंगे। ओवरऑल सेटअप उसके पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि स्टॉक को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ही रखेंगे 438 के आसपास, और अपसाइड में 455 458 की अपसाइड के लिए बाय किया जा सकता है। हिंडाल्को में एक अपॉर्चुनिटी 458 के लिए एक मौका आपको दिख रहा है खरीदारी करने का, स्टॉक पर आपकी नजरें होनी चाहिए। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर मोमेंटम, एक बार फिर RBL का स्टॉक स्क्रीन पर रखते हैं 146 के आसपास, यहां पर 2 से 2.5% तक की तेजी साफ देखने को मिल रही है। अच्छा, एक दो और ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन साइजेबल देखने को मिल रहा है, उसमें आप ध्यान रखिएगा PFC और REC, ये दोनों कंपनियां नॉर्मली साथ ही में देखी जाती है, साथ में ही हरकत दिखाती है। PFC आज 123 पर करीब 4.5% तक का OI एडिशन यहाँ पर हो चुका है। REC दूसरी तरफ 1.5% ऊपर है, 1.5% तक का OI एडिशन। PFC अनडाउटेडली ज्यादा एक्टिव दिख रहा है आज के दिन, और लगे हाथ पावर ग्रिड पर ध्यान दे तो पावर ग्रिड में प्राइस एक्शन है, ओपन इंटरेस्ट एडिशन नहीं देखने को मिला। आशीष बहेती, ये PFC की क्या चाल इंडिकेशन दे रही है, क्योंकि काफी दिनों बाद इस तरह का एक्शन, थोड़ा सा इंटरेस्ट इन दोनों काउंटर्स में देखने को मिला है। पावर एक परफॉर्मर रहा है वैसे इस साल के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ा साइडवेज हुआ। जी हर्षदा मैम, जिस हिसाब से PFC का मूव है काफी इंप्रेसिव है, और एक जो हाईज इसने अभी अगस्त के हाईज को क्रॉस किया है आज, वो काफी इंप्रेसिव हो रहा है। हमें लगता है कि यहाँ से भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा जरूर डीप रखना पड़ेगा, 120 के करीब का इसमें SL मेंटेन करना पड़ेगा, और ये जो मूव आ रहा है हमें लगता है कि 129 तक के भी लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। अच्छा, आज एक दो स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है हमको, RVNL, इरकॉन, ये जो रेलवे के एक दो स्टॉक्स हैं, इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर इस समय आपको दिखाई देगी। उसके अलावा एक तो और स्टॉक्स काफ़ी जो इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। एक सांघी इंडस्ट्रीज़ मिड कैप सीमेंट का ये शेयर है, एक बार जरा इसका स्टॉक लेकर आइए। ये शायद एक इस समय इसने सर्किट लगाया है, शायद 5% का सर्किट है इसका, और थोड़ा नीचे सर्किट खुला था लेकिन उसके बाद वापस इसमें एक मूव आया है। PSUs की बात करें, EIL इंजीनियर्स इंडिया, इसमें एक अच्छा खासा मूव है। और फार्मा कंपनीज में एक सुवेन लाइफ साइंसेस में एक थोड़ा सा एक मूव आप देख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मूव है। अब आशीष महेश्वरी जी को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ। महेश्वरी जी, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करते हैं पहले एक्चुअली पेटीएम से। इस पर कोई व्यू है आपका, जो जिस तरीके का इसमें डिक्लाइन आया सॉफ्ट बैंक की सेलिंग के बाद, यहाँ पर क्या अप्रोच होगी? देखिए, ये इनफैक्ट मैं थोड़ा सा भी अभी इस स्टॉक पे बुलिश होने लगा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने करीब 100 करोड़ से ज्यादा का लास्ट टाइम को जो लॉसेस, जो कैश बर्न कर रहे थे, उसमें कमी दिखाई। और जो एक ट्रैक्शन उनके जो साउंड बॉक्स प्रोडक्ट का हो गया है कि किसी भी आप दुकान पे जाइए तो मैक्सिमम जो साउंड बॉक्सेस हैं वो
पेटीएम के ही हैं और वहाँ 90% उनका मार्केट शेयर हो गया है, तो बिजनेस धीरे धीरे वहाँ पिकअप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 525 से 530 का बीच में स्टॉक यदि मिलता है किसी भी गिरावट पे, तो थोड़ा ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ स्टॉक नीचे सिर्फ इस ट्रांजेक्शन के चलते हुए आया है। और हमने देखा है कि जब ऐसा ट्रांजेक्शन ओवर हो जाता है तो स्टॉक थोड़ा सा बाउंस बैक बिल्कुल होता है। तो 525 का एक लेवल एक अच्छा बाइंग लेवल रहेगा पेटीएम के लिए। यहाँ पर देखिए एक बाय कॉल इनफैक्ट आने लगा, एक इंटरेस्टिंग टेक आता हुआ, जहाँ पर ऑफ कोर्स हमने देखा है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स की तरफ से पोजीशंस अब कटने लगी है और सॉफ्ट बैंक ने इनफैक्ट वो 4.5% हिस्सा बेचा है आज के दिन। इनफैक्ट इस पर यतिन को आगे हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो सॉफ्ट बैंक का एक्सपोजर है 2 और लिस्टेड कंपनियों में है और ये दोनों ही न्यू एज कंपनियां हैं, डिलीवरी और साथ ही साथ पीबी फिनटेक। तो वहां पर भी इस तरह की स्थिति उभर कर आ सकती है कि सॉफ्ट बैंक अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की करता हुआ दिखाई दे। वैसे आपने साउंड बॉक्स की बात की, विजय शेखर शर्मा ने इनफैक्ट नंबर्स के बाद एक चिट्ठी लिखी थी शेयर होल्डर्स को। उन्होंने स्पेसिफाई किया था लेंडिंग बिजनेस में जिस तरह का स्केल वो हासिल कर रहे हैं। आशीष महेश्वरी, वो क्या आपको लग रहा है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक बड़ा योगदान दिखा सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वहां पर पिकअप देखने को मिला है नंबर्स में? जी बिल्कुल। और इनफैक्ट आगे जाके यदि पेटीएम देखा जाए तो वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म के जैसे एक फिनटेक कंपनी बन जाएगा, जो सारे जितने भी मर्चेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उनको छोटे छोटे जो वैल्यू के लोन्स हैं वो बांटे करेंगे। और यदि हमने पिछले 3-4 क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखा तो उसमें एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है नंबर्स में, जो उनका लोन का डिसबर्समेंट है और एज वेल एज उनका जो एक मार्जिन्स बन रहे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे कमीशन उनको अच्छा मोटा कमीशन मिल जाता है बैंक्स की तरफ से, क्योंकि बैंक को मेहनत नहीं करना है छोटे क्लाइंट्स लाने के लिए। और पेटीएम के पास में चूंकि एक ऐसा पर थोड़ी सी ऑडियो की दिक्कतें हो रही है, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन कॉन्फिडेंट है आशीष महेश्वरी शायद इस समय पैसे लगाने के लिए। हालांकि आईपीओ के निवेशक अभी भी यहाँ पर खराब स्थिति में है, क्योंकि 70% नियरली 80% के लॉसेस पर यहाँ पर वो स्टॉक आपको दे रहा है। तो अगर खरीदना है तो बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी इसे खरीदने की। हाँ, ये थोड़ा टफ कॉल है हर्षिता। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पर कि सुबह भी एक गेस्ट से बात हो रही थी, एक हमको कंपनी और स्टॉक को थोड़ा सेपरेट करना होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेटीएम एक ग्रेट इंस्टीट्यूशन है और जो इंडिया में एक डिजिटल पेमेंट की जो रेवोल्यूशन थी वो पेटीएम ने स्टार्ट की थी। अब आप उसके बाद गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे जो भी आए हैं सब आए हैं, ये बाद में आए, लेकिन जो एक विजन विजय शेखर शर्मा का था उसके हिसाब से मुझे ये मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है कि कहीं ना कहीं जाके ये स्टॉक उन स्टॉक्स में से नहीं होगा जो एकदम बिल्कुल गायब हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि एक जैसे कई स्टॉक्स होते हैं, जैसे रिलायंस पावर था, एक फैंसीड आईपीओ था, वो आया उसके बाद कभी चला ही नहीं और उसके बाद वो बस धीरे धीरे नीचे ही जाता गया और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पैसा उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लग रहा है पेटीएम में जब टर्न अराउंड आएगा, जहाँ से टर्न अराउंड आएगा वहाँ से ये एक स्टोरी बनेगी आगे जाकर जो आपको एक शायद पैसा बना के देगी। अभी शायद टू अर्ली है, कह नहीं सकते हम, लेकिन जो एक पेटीएम का एक कस्टमर बेस है और जो एक पेटीएम ने एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो पेटीएम के पास है, अभी इशू क्या है कि यूपीआई में अभी कोई पैसा बना नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके मुझे लग रहा है कि यूपीआई में भी थोड़ा बहुत तो मार्जिन आएगा। तो एक कहीं ना कहीं जाकर एक होप ट्रेड है, भले ही अभी आप नहीं ले सकते, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन ग्रेट है और एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इनके पास। देखते हैं कहाँ टर्न होता है, 500 पे होता है, 400 पे होता है, 450 पे होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं टर्न होगा और जब इसमें वैल्यू आएगी तो फिर जबरदस्त वैल्यू। क्योंकि अनडाउटेडली इस प्लेटफॉर्म को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इनफैक्ट वो नंबर्स ही देख रही थी, तो जो मर्चेंट्स इस ऐप को यूज करते हैं उसमें रफली 42% तक की ग्रोथ देखने को मिली थी इस क्वार्टर में, एंड दैट्स अ साइजेबल ग्रोथ। और आप कहीं पर भी जाए, चाहे आप दूध खरीदने जाए, फल खरीदने जाए, सब्जी खरीदने जाए, दवाई खरीदने जाए, बड़े आसानी से यहाँ पर वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। और जो बॉक्स की बात आशीष महेश्वरी कह रहे थे, वो कई सारे छोटे वेंडर्स के पास वहां पर वो बदलाव ला पाए। एब्सोल्युटली, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जाके, और एक क्या होता है, एक बार सब एक ही तरफ स्टॉक्स में मूव करने लगते हैं। कई बड़े बड़े स्टॉक्स भी कई बार पहले काफ़ी गिरे थे,
तो ये पेटीएम में मेरा एक बिलीफ है कि कंपनी बहुत अच्छी है और जो कंपनी को लोग चला रहे हैं उन पर मेरा बहुत अच्छा भरोसा है। लेकिन हाँ, स्टॉक देखिए, ग्रेट कंपनी और ग्रेट स्टॉक में फ़र्क होता है। कई दे कैन बी अ गुड कंपनी बट नॉट अ गुड स्टॉक। करेक्ट। तो पेटीएम का अभी तक वो हाल था, एक टाइम आएगा जिसमें शायद गुड कंपनी और गुड स्टॉक दोनों बन जाएगा। इनफैक्ट इस समय तो यही हुआ है कि पेटीएम की पूरी नींव स्पेशली आज के दिन हिल गई है, वो सॉफ्ट बैंक की ओर से जो बिकवाली आई है उसके मद्देनजर। इनफैक्ट क्योंकि हम पेटीएम डिस्कस कर ही रहे हैं तो दूसरी कंपनियां जहां पर सॉफ्ट बैंक का दरअसल एक्सपोजर है वो कौन सी हैं और क्या कितना इस समय सॉफ्ट बैंक के पास स्टेक है? यतिन ने इनफैक्ट कुछ डेटा क्रंच किया है। यतिन, आज का हाल तो सबके सामने है, पेटीएम में जिस तरह की स्थिति उभर कर आई है, 550 के नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये सॉफ्ट बैंक का कहर क्या दूसरी कंपनियों पर भी भारी पड़ेगा? कितना एक्सपोजर है और ऐसा क्या हुआ है कि सॉफ्ट बैंक को इस समय बेचना पड़ रहा है? देखिए, मैंने आज जब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके ग्राफिक्स भेजे तो एक हेडलाइन ये दी कि सॉफ्ट बैंक हार्ड लैंडिंग। तो अगर हम देखें तो 3 लिस्टेड कंपनीज हैं जहां सॉफ्ट बैंक का एक्सपोजर है। ऑब्वियसली इनके ओयो से लेके काफ़ी सारे ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट्स हैं पूरे देश में, लेकिन 3 स्पेसिफिक लिस्टेड कंपनीज की बात करते हैं जहां सॉफ्ट बैंक की होल्डिंग है। और मैं ये 30 सितंबर 22 की होल्डिंग जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूं, जो विजन फंड है सॉफ्ट बैंक का उसके बारे में। पीबी फिनटेक सबसे पहली कंपनी जहां लगभग 10.25% के आसपास की हिस्सेदारी है, 10.16 टू बी प्रिसाइज, और इन्होंने लगभग $200 मिलियन पॉलिसी बाजार में थोड़े साल पहले इन्वेस्ट किया था। ऑब्वियसली इन्होंने आईपीओ में भी थोड़ा माल बेचा। डिलीवरी सबसे ज्यादा पैसा शायद सॉफ्ट बैंक ने इस कंपनी में बनाया है, जहां अभी भी आईपीओ में बेचने के बाद उनके पास 18.5% के आसपास का हिस्सा है और यहां $380 मिलियन का इन्होंने कुल मिला के निवेश किया है। पेटीएम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, लेकिन सबसे बड़ा राइट ऑफ भी पेटीएम में सॉफ्ट बैंक ने लिया है जहां तक कि भारतीय निवेश का सवाल है। 17.5% हिस्सा है इनका। ऑब्वियसली आज का जो हिस्सा उन्होंने बेचा है उसके बाद लगभग 12% के आसपास इनके पास 12-13% के आसपास बिक जाएगा और करीब $1.5 बिलियन यहाँ सॉफ्ट बैंक के विजन फंड ने लगाए हैं। तो क्यूमुलेटिवली ये 3 कंपनी, पीबी फिनटेक, डिलीवरी और पेटीएम, इन तीनों कंपनी में लगभग $2.25 बिलियन के आसपास आपने निवेश होते हुए देखा। लेकिन जो पहली की 2 कंपनी है पीबी फिनटेक और डिलीवरी, यहाँ आईपीओ में उन्होंने माल बेचा है तो उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स रिकवर कर लिए हैं। तो अभी जो माल बचा है वो फ्री का माल बचा है, अगर आप ये सिंपल भाषा में कह सकते हैं। लेकिन देखिए किस हिसाब से मार्केट ने पनिश किया है। जैसे ही लॉक इन खुल रहा है वैसे आपने पेटीएम का शेयर लगभग पीक से 71% नीचे देखा है। माइंड यू, ये आईपीओ के प्राइस के नीचे खुला था और उस दिन का जो हाई था वहां से लेके अब तक लगभग 71% का डिक्लाइन आपने पेटीएम के शेयर में देखा है। लगभग 90,000 करोड़ की मार्केट कैप यहाँ लॉस हुई है। पीबी फिनटेक लगभग 74% की यहाँ पीक से आपको गिरावट आती हुई दिखाई पड़ रही है और डिलीवरी का भी यही हाल है, लगभग 48% आपने पीक से इस शेयर को भी गिरते हुए देखा है। तो शायद बाजार ये चीज एंटिसिपेट कर रहा है कि सॉफ्ट बैंक जो ग्लोबल प्रेशर से गुजर रहा है और जो स्टार्टअप जो कंपनी में उन्होंने निवेश किया वहां लिक्विडेट करने की बारी आए तो जो लिस्टेड कंपनी से जो लिक्विड ज्यादा हैं यहाँ सबसे पहले बिकवाली आएगी। तो शायद बाजार को ये लगता है इन सब शेयर्स में बिकवाली आ सकती है और इसीलिए ये पीक से इतने बड़े बड़े करेक्शन आते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली हमने मार्केट एक्सपर्ट के साथ डिस्कस किया, कोई भी प्रकार का ये रिकमेंडेशन चैनल का नहीं है खरीदने का या बेचने का। बिल्कुल। और यतिन शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए सॉफ्ट बैंक 2018-19 में इन्होंने नेट इनकम रिपोर्ट की थी 13.8 बिलियन डॉलर की हश्ता, और उस समय वो जो मिस्टर सोन है वो उनकी नेटवर्थ थी $30 बिलियन, वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल में से थे वो, उनकी गिनती होती। और उसके बाद कोविड आया, उसके बाद इन लोगों ने आईटी पे बेट्स ली और शुरू में लगा पूरी की पूरी न्यू एज टेक्नोलॉजी सब पे बेट ली। शुरू में लगा कि काफ़ी अच्छी बेट्स जा रही हैं और उसके बाद क्या ज़बरदस्त ये साल मेरे ख्याल से उनकी हिस्ट्री में अब तक का सबसे बेकार साल रहा है। जी हाँ, इनफैक्ट लगातार 3 क्वार्टर्स लॉसेस दिखा रहे थे। ये लॉस्ट क्वार्टर में मुश्किल से थोड़ा सा प्रॉफिट बना और प्रेशर बन रहा है। अनुज, प्रॉब्लम यही है कि सॉफ्ट बैंक की जो दूसरी कंपनियां हैं जो चाइना में है या फिर आपका अमेरिका में है वहां पर भी पैसे बन नहीं रहे हैं, इसीलिए हमने देखा वो मार पड़ती हुई। तो जहां पर भी उनके पास पैसे निकालने का मौका मिल रहा है उन पर प्रेशर ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हुआ क्या ना, ये जब कोविड आया उसके बाद
पूरी की पूरी दुनिया ने लोगों को फ्री पैसे बांटे कि एक इकोनॉमी रिसेशन में ना आ जाए इसके लिए, और उसके बाद वो एक वैल्यूएशन का गेम था, ये सबके बिगर फुल थ्योरी प्ले हुई। हर कंपनी पैसा रेज कर रही थी और उसके बाद विद इन 3 मंथ्स एक और राउंड हो रहा था जिसमें वो वैल्यूएशन जो है पिछले वैल्यूएशन के ऑलरेडी डबल हो गई थी। तो वो एक पूरा का पूरा मार्केट में एक जिसे कहते हैं एक अनलिस्टेड मार्केट में गेम चल रहा था। एक बार आप लिस्ट हो जाएं उसके बाद मार्केट में आपको फिर फाइनेंशियल दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में आप सिर्फ एक प्रॉमिस पर काम कर सकते हैं। लिस्टेड मार्केट बहुत ब्रूटल है और काफ़ी रूथलेस है। लिस्टेड मार्केट में आपको 1 या 2 बार दिखा बोलेगा कि ठीक है नहीं है प्रॉफिट आपका लेकिन पोटेंशियल है, हमको ठीक है चलेगा, लेकिन उसके बाद अगर आपकी एक विजिबिलिटी नहीं है प्रॉफिट को लेकर, उसके बाद मार्केट काफ़ी रूथलेस और ब्रूटल है। और यही आपने देखा, डिलीवरी ने एक हल्का सा एक वो बोला था, एक हल्की सी वार्निंग दी थी हर्षदा, और कितना उस समय डिलीवरी को एक बड़ा एक वो इशू बनाया गया, लग रहा था कि शायद इस गॉड्स गिफ्ट टू दिस स्पेस है, लेकिन एकदम से वो 3 दिन में स्टॉक जो गिरा था उसके बाद। तो ये एक मार्केट यहाँ पर हल्का सा भी आप नेगेटिव अगर गाइडेंस देंगे तो स्टॉक्स इसी तरीके से। पर अनुज, डिलीवरी के केस में ना मुझे याद है जब ये स्टॉक एकदम हाई पर था तब आपको हर रोज डिलीवरी की वैन शहर में दिखती थी। आज या कल बड़े मुश्किल से दिखी, फिर मेरे को जो ध्यान आया कि उतनी डिलीवरी की वैन दिखती नहीं है। तो एक्चुअली मैनेजमेंट ने वही कहा कि शायद दूसरे लॉजिस्टिक कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, तो इनके बिजनेस पर इम्पैक्ट आया। मतलब एक बेसिक ऑब्जर्वेशन था कि पहले आप कहीं पर भी जाए कहीं ना कहीं डिलीवरी की वैन दिखती थी, बड़े महीनों बाद मुझे कल दिखी थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं नोटिस नहीं किया था ये हर्षदा ने नोटिस किया, तो चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट एक काम करते हैं, एक पेटीएम पर एक टेक चार्ट भी ले लेते हैं, एक टेक चेक भी ले लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डेटा इसमें नहीं है लेकिन करीब 1 साल तो हो चुका है इसमें। तो गाबा जी, नॉर्मली टेक्निकल एनालिस्ट जो स्टॉक्स ऑल टाइम लोज पे जा रहे होते हैं उनको अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ टेक्निकली कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नाम मानते हैं टेक्निकल एनालिस्ट, जब कोई न्यू लो पर जाता है, व्हाई पुट अ फ्लोर अंडरनीथ, इट कैन मेक कीप ऑन मेकिंग न्यू फ्लोर इसलिए जाता है क्योंकि वीक है, किसी को चाहिए नहीं। इनका रीसेंट लो जो हमने देखा है पेटीएम का, वो करीब है अराउंड 520 और उसकी तरफ जा रहा है, और जब वो ब्रीच हो जाएगा तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन मिल जाएगा, और जब वो 500 के नीचे चला जाएगा फिर तो एक जो 1000 का एक दायरा होता है 500 to 1000, 1000 to 1500, ये 500 ब्रीच हो जाएगा तो और गिरावट आएगी। स्ट्रक्चरली पेटीएम वीक है, इसको टच नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आज जो ब्रेकडाउन मिला है काफी हद तक घातक कह सकते हैं। समझ लिया तो ठीक है, जो लगता नहीं, आई थिंक वीकनेस बरकरार रहेगी। पेटीएम देखते हैं संभलता है या और पिटता है। फिलहाल आपके सामने उसका हाल 543 के आसपास। हालांकि हमारे नेटवर्क की तरफ से CNBC TV 18 पर एक अपडेट आ रहा था कि आज जो सॉफ्टबैंक ने माल बेचा है, कुछ हेज फंड्स और कुछ लॉन्ग ओनली फंड्स की तरफ से पोजीशन आई है। वो डेटा होपफुली कल तक सामने आएगा, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या ओपिनियन बनता है। चलिए सुदीप शाह को हम जोड़ लेते हैं और बियॉन्ड पेटीएम एंड बियॉन्ड दिस न्यू टेक कंपनियों की बात बढ़ाते हैं। पहले तो सुदीप बताइए, इस समय आप मार्केट में क्या ट्रेड लेकर बैठ रहे हैं, क्योंकि आज सीमित दायरे में है स्टॉक्स में, कुछ स्टॉक्स है जिनकी खूब धुलाई भी हुई है। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। एब्सोल्युटली सुबह से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी लेवल पे 18400 पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि 18400 में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। पर हमें एक बेटर ट्रेड लग रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में सबसे बेटर आज परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म भी कर रहा है मॉर्निंग से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में डिप्स में बाय की रणनीति रखनी चाहिए 42,600 42,580 के डिप पे, और 42,450 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ऊपरी स्तर पे मुझे लग रहा है एक बार 42,850 42,900 हम देख पाएंगे बैंक निफ्टी में आज और कल तक। सुदीप, आपका कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त का, आपका ट्रेड जिसको चेस करना चाहेंगे आप? मेरा कन्विक्शन कॉल स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल है। भारतीय एयरटेल हम देख रहे हैं कि एक स्टेडी अप ट्रेंड में है 800 के लेवल के ऊपर जब से ये निकला है 24 अक्टूबर के बाद, और मिड जुलाई से ये स्टॉक ने कभी भी मेजरली अपना 21 डेमा ब्रेक नहीं किया है, जो एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। तो पिछले कुछ 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जैसे ये HDFC ट्विंस, लार्सन, भारतीय एयरटेल, ये जो नहीं चल रहे थे पिछले 10-15 दिन से, उन्होंने चलना चालू किया। तो यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है भारतीय एयरटेल में। तो मुझे लग रहा है डिप्स पे यहाँ पे बाइंग करी जा सकती है 830 के स्टॉप लॉस से 875 880 के टारगेट के लिए।
ओके तो आपका भारतीय एयरटेल पे इस वक्त कन्विक्शन है। मीनवेल बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पे इट्स 42572 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ऑलमोस्ट अगर आप देखिए ट्रेड करता हुआ ये। और मीनवेल जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ जगह ब्रेंट स्क्रीन पे लेके आइएगा, ब्रेंट की ट्रैजेक्टरी देखते हैं क्योंकि मेरे स्क्रीन पे एक चीज़ विजिबल है कि नॉट एग्जैक्टली एशियन पेंट्स बट यस ब्रेंट आपकी स्क्रीन पे 92.7। बाजार थोड़ा सा सुगबुगाहट या फिर अगर आप देखें एडवांटेज देने की कोशिश करता हुआ इस वक्त दो स्टॉक्स को, लुक एट बर्जर पेंट्स एट डे हाई, बट बर्जर से कहीं अच्छी क्लियर पिक्चर जिस स्टॉक की है वो है पिडिलाइट की। इवन पोस्ट अर्निंग्स इसका ना सिंक होना, 50 डेमा को रीगेन करना, 20 डेमा को रीगेन करना, और इस वक्त ये स्टॉक अपना 24 अक्टूबर के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर पे फ्लोट करता हुआ पोस्ट अर्निंग्स, दैट इज द हाईएस्ट जोन। राजेश पालवी जी जरा देखिएगा एक बार, और आई थिंक मुझे ना कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके 1 नवंबर से लेकर अब तक के बिहेवियर को देखकर, एंड स्पेशली दैट 10th नवंबर कैंडल ऑफ रिजल्ट डे। वाकई बाजार का कन्विक्शन इस स्टॉक पे लौट रहा है। आपका व्यू एक स्विंग ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से, पोजिशनल ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से? हाँ बिल्कुल किरण जी, देखिए पिछले कुछ दिनों में देखा स्टॉक ने एक नैरो प्राइस रेंज में स्टडी एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जो करेक्शन था वो कहीं ना कहीं अब रिवर्स होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। लुकिंग एट द सेटअप, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ से ये स्टॉक में 2740 से 2750 तक के अपसाइड देखने को मिल सकती है। बाय ही करना है और इसको ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। लाइक 2700 को कॉल ऑप्शन बाय करके मुझे लगता है कि ये ट्रेड को अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन कैरी करे तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। तो 2700 की कॉल ऑप्शन करीब 39-40 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही, ये बाय की जा सकती है और इसे होल्ड रखें। टारगेट आना चाहिए 55 से 60 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखें इसमें करीब 30 रुपीज के आसपास। ओके चलिए एक काम करते हैं। पिडिलाइट में तो खैर ज़बरदस्त तेज़ी हो। पिडिलाइट आपको याद होगा, हमने रिजल्ट वाले दिन भी आपको बोला था कि इसमें मार्केट एक बेनिफिट ऑफ डाउट देगा और ख़राब नंबर के बावजूद स्टॉक एक्चुअली चलेगा और आपको शायद वो डिक्लाइन पे बाय करना चाहिए। तो ये वो एक बहुत ही क्लियर आपके लिए एक सजेशन था। अब जरा एक बार लेकर आइए बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में वही जो मूव निफ्टी के मुकाबले मच स्ट्रॉन्गर, और अब करीब करीब 38 पॉइंट ऊपर डे हाई पर ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 42,576 42,600 की तरफ जाने की भी तैयारी कर रहा है। और एक दो PSU बैंकों में अच्छा मूव आ रहा है। यूनियन बैंक इस समय डेज हाई पर, और एक फ्रेश एक इंट्राडे ब्रेकआउट यूनियन बैंक ने दिया है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा एक मूव आ रहा है यूको बैंक में भी, लेकिन यूको बैंक तो छोटा स्टॉक है, लेकिन यूनियन बैंक में एक इस समय एक अच्छा खासा मूव आप देख रहे हैं। मैं एक बैंक निफ्टी की लगातार 42,600 की कॉल देख रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और काफ़ी ज़बरदस्त कॉल राइटिंग यहाँ हुई थी। इतना नॉर्मली आप कॉल राइटिंग मतलब बैंक निफ्टी के ऑप्शन में नहीं देखते हैं, लेकिन 42,600 की कॉल जो है 25 रुपये पर करीब करीब 80 लाख शेयर आज इसमें ऐड हुए हैं, और बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग मूव ये बनने वाला है। ये देखिए ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 99 लाख शेयर्स के करीब इसमें, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस समय मूव आता हुआ बैंक निफ्टी पर। एक पालवे जी से पूछ लेना, अगर ऑप्शंस को लेकर अगर एक्सपायरी में कोई स्ट्रैटेजी बनती है तो निफ्टी या बैंक निफ्टी पर, पालवे जी? तो अनुज जी बिल्कुल, अभी हमने करंट सीरीज के 42,500 के कॉल ऑप्शन पे बैंक निफ्टी का फोकस है, और अभी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पे रिकमेंड किया है, बाय किया है उसे। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव यहाँ पे एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हुए दिख सकता है। तो 42,500 की कॉल ऑप्शन हमने बाय करी है, और इसमें हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 130 से लेकर 140 तक के। स्टॉप लॉस जो रखेंगे अब 76 के आसपास अभी ट्रेड करी 42,500 की कॉल आज की एक्सपायरी, और इसमें स्टॉप लॉस हमने रखा है करीब 40 रुपीज के आसपास, और टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 130 से 140 तक के। 40 तक के लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग ट्रेड यहाँ पर क्लियरली साबित होता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, अब कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं मिसाल के तौर पर भारतीय एयरटेल, जो हमारे जानकार अभी सुदीप भी कह रहे थे एक अपॉर्चुनिटी तेजी की रखनी चाहिए, और आपने नोटिस किया होगा कि पिछले महीने से इसकी काफी चर्चा भी हुई है। स्टॉक को बार बार CNBC आवाज के मंच पर रेकमेंड भी किया गया है हमारे जानकारों की तरफ से, और ये काउंटर है। और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जहां पर दरअसल म्यूचुअल फंड्स ने अपना हिस्सा बढ़ाया है। अक्टूबर में किन किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन रहा है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, कौन से शेयर ऐड हुए हैं, कहां पर एक्सपोजर बढ़ाया गया है, कौन से नए एंट्रेंट्स है दरअसल इनकी फहरिस्त में, वो पूरा जायजा देंगे। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छा सुमित, उससे पहले मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये निफ्टी को देख
का रंग आप पर चढ़ा है कि आपका रंग निफ्टी पर चढ़ा है आज? अरे ये वाइन कलर है, रेड नहीं है। सेम फैमिली, सेम फैमिली। मैंने टिपिकल मेल क्वेश्चन पूछा है क्योंकि महिलाओं को फर्क पता चलता है मरून, वाइन, रेड में। तो ये एक्चुअल में वाइन मरून स्पेस का कलर है, लेकिन हाँ वो कोइंसिडेंस है कि आज बाजार में लाल निशान में कामकाज कर रहा है। खैर, लेकिन म्यूचुअल फंड ने क्या खरीदा और क्या बेचा, कल हमने बात की थी एफआईज की, क्या खरीदा क्या बेचा। आज एक रिपोर्ट आई है, नुवामा इक्विटीज की रिपोर्ट है, जिन्होंने कंपाइल किया है पूरा डेटा। वो कंपाइलेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले लार्ज कैप में कहाँ एडिशन कहाँ डिलीशन। तो लार्ज कैप के 4 एडिशंस में HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स, यानी कि 2 बैंक्स और NBFC से और 2 FMCG से, जो कि लार्ज कैप में एडिशन है। एक कंसेंसस एडिशन जो किया गया है वो ये 4 लार्ज कैप की तरफ से आपको नाम है। 4 डिलीट जो हुए हैं, यानी कि जहां पर घटाई गई है हिस्सेदारी लार्ज कैप में, उसमें एक नाम है LIC का, एक नाम है भारती एयरटेल का, रिसेंटली ऑल टाइम हाई हिट किए थे, विप्रो का और टाटा मोटर्स का। थोड़ा प्रेशर में जरूर ये स्पेस का कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये 4 नाम जहां पर लार्ज कैप के अंदर कुछ पोजीशंस घटाई गई है। मिड कैप के ऊपर आते हैं। मिड कैप में नया एडिशन है एल्केम लैब का, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, यस बैंक का, ये एक सरप्राइज है, और साथ साथ कमिंस इंडिया का। ये कुछ मिड कैप है जहां पर म्यूचुअल फंड की तरफ से हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। इसके अलावा मिड कैप की तरफ से जो डिलीशन है उसमें एक है वेदांत फैशन का। एक तरफा तेजी दिखाई, स्टॉक ने नया हाई हिट किया, उसके बाद से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग यहां पर। L&T टेक, AB फैशन, दोनों सेम स्पेस की कंपनियां जहां पर कुछ हद तक म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घटी है। और औरोबिंदो फार्मा, नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट काफी ज्यादा यहां पर ऑलरेडी देखा जा रहा है। स्मॉल कैप के एडिशन और डिलीशन में हिंदुस्तान कॉपर, ये एक नाम है जो कि स्मॉल कैप में एडिशन किया गया है। यूरेका फोर्ब्स, यहां पर एक नया एडिशन होता हुआ दिखाई पड़ा है। बालाजी अमाइन, यहां पर एडिशन है। और अक्सो नोबल, ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर नए एडिशंस होते हुए दिखाई पड़े हैं। स्मॉल कैप डिलीशन की बात की जाए तो उसमें MRPL, इसके अलावा सुंदरम क्लेटन, आमा राजा बैटरी, हालांकि ये डिलीशन जरूर है लेकिन स्टॉक ने क्या शानदार रिटर्न दिया। उसके बाद क्वेस्कॉप, एक और ऐसा नाम है जहां पर डिलीशन होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये कुछ नाम जहां पर स्मॉल कैप के अंदर एक डिलीशन किया गया है। कुछ नए एंट्रेंट भी हैं जिसमें अलग अलग जो नए IPOs आए हैं, हाल की लिस्टिंग है, उनके अंदर कुछ फेरबदल किया गया है। तो उसमें HDFC म्यूचुअल फंड ने एडिशन किया है DCX सिस्टम का, ICICI प्रूडेंशियल ने एडिशन किया है ट्रैक्सन टेक का, कोटक में म्यूचुअल फंड ने भी करीब करीब ट्रैक्सन टेक के अंदर हिस्सेदारी खरीदी गई है। और PPFAS फंड ने भी ग्लोबल हेल्थ के अंदर कुछ नया एडिशन किया गया है। तो कुछ नए खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर भी म्यूचुअल फंड दांव लगा रहे हैं। ये डेटा कंपाइल किया गया है नुवामा की तरफ से, और साथ साथ आपके सामने रखा गया कौन कौन से शेयरों में म्यूचुअल फंड की लॉन्ग या शॉर्ट या फिर नई एडिशन या डिलीशन होते हुए दिखाई पड़ी है। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट ये नए एंट्रेंस ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाकी सब में आप देखिए पोजीशन है वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन क्लियरली हमने देखा है जो तेजी की पोजीशंस या फिर बढ़ाई गई हैं। HDFC बैंक टॉप फेवरेट आता हुआ, HUL, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स। आशीष महेश्वरी, वेरी क्विकली, ये जो एब्सोल्यूट न्यू एडिशंस है, नए खिलाड़ियों पर जो म्यूचुअल फंड्स की नजरें हैं, DCX सिस्टम्स, ट्रैक्सन और ग्लोबल हेल्थ, इनमें से कोई स्टॉक आपको इस समय पसंद है जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को भी शायद रेकमेंड कर रहे होंगे पोजीशन लेना? इनफैक्ट IPO के समय से ग्लोबल हेल्थ हमें पसंद आ रहा था और वही स्टॉक पर हम रिकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है जो हॉस्पिटल बिजनेस में जो ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो अपोलो हो या रेनबो जनरल हॉस्पिटल हो या एस्टर DM हो, तो सभी तरफ बहुत बेहतरीन नंबर्स आ रहे हैं। सब तरफ जो एक्सपेंशन किया है पिछले कोविड टाइम में, तो दोबारा से बेड्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है और यील्ड भी बढ़ गई है इन सारे हॉस्पिटल्स की। तो मेरा बेस्ट बेट ग्लोबल हेल्थ रहेगा और इसको इस लेवल पे भी मेरी बाय करने की सलाह है। ओके, बेस्ट बेट ग्लोबल हेल्थ, और इस लेवल पर भी बाय करने की सलाह है। ज़बरदस्त मूव इस समय ग्लोबल हेल्थ में आता हुआ, और मार्केट ने वैल्यूएशन को थोड़ा इग्नोर किया, लेकिन एक बेट ली है, एक उस जो पर्सन बिहाइंड द बिजनेस मिस्टर त्रेहान, उनके ऊपर एक बेट ले रही है मार्केट, और ज़बरदस्त इस समय मूव्स इसमें आते हुए। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन के साथ राजेश पालवे के थ्रू। राजेश जी, ऑप्शन में भी बैंकिंग स्टॉक्स ही फोकस में है और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छा मूव कंटिन्यू करेगा और वहां पे कोटक बैंक की पोजीशन हमें काफी अट्रैक्टिव लग रही है, जिस तरीके से एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। और आज देखें तो जिस तरीके से एक ओपनिंग के बाद से स्टॉक एक नैरो प्राइस रेंज में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, हमें लग रहा है कि ये मूव यहाँ पे अच्छा बनाते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे 1960 का एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब 29-30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें
बाय करना है। स्टॉप लॉस रखना है इसमें करीब 20 रुपए का, और अपसाइड का टारगेट आना चाहिए इसमें 45 से 50 रुपीज तक के। तो कोटक महिंद्रा बैंक का 1960 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक का 1960 का कॉल ऑप्शन एट द रेट 2950, ये आपको ग्रिप करना है। अब चलते हैं फिर सुपरस्टार के लिए सुदीप के पास। सुदीप बताइए आपका कन्विक्शन कॉल क्या है इस वक्त? मेरा कन्विक्शन कॉल है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BEL। ये डिफेंस के सेक्टर का एक सबसे बढ़िया स्टॉक है, और हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में है, और लास्ट 2-3 दिन से हमने देखा है कि एक कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो 104 106 इसका जो लेवल था 2050 DA में है, जहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट ले रहा है, और एक कंसोलिडेशन में से यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है ओवरऑल अपट्रेंड में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक मौजूदा जो भाव चल रहा है 111, यहाँ से हमें इसे खरीदना चाहिए। 109 का स्टॉप लॉस और 115 116 का टारगेट ऊपरी स्तरों तक आ सकता है। जी, सबकी पसंद BEL इस वक्त 111 पे आपका भी कन्विक्शन कॉल है यहाँ पर सुदीप जी। FNO सुपरस्टार BEL। चार्ट के चमत्कार आशीष बहती जी के सौजन्य से आएगा। आशीष बताइए आपका कन्विक्शन कॉल। जी वीरेंद्र जी, फेडरल बैंक में एक अच्छा मूव वापस देखने मिला। स्टॉक 20 डेमो पे बेस बनाया और वहीं से वापस एक रिवर्सल देने की तैयारी कर रहा है। ऑलरेडी एक स्टॉक में हमने पिछले 2 महीने में एक बहुत अच्छा मूव देखा था, फिर कंटिन्यूएशन मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से वापस आता हुआ। तो फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 133 रुपए 50 पैसे के करीब पे कैसे मेंटेन करे इसमें, और जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 138 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 138 के टारगेट के लिए यह है चार्ट का चमत्कार। फेडरल बैंक 1.5% ऊपर है काउंटर। मिड कैप फंडा की बारी, बताइए आशीष महेश्वरी क्या देंगे? मेरा पिक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो काफी बेहतरीन फंडामेंटल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, डेट फ्री स्टेटस है, और यदि पिछले 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो 4 बार बोनस और 2 बायबैक कंपनी कर चुकी है। अब एक 4,500 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी, इसका 3,000 करोड़ टॉप लाइन और 350 करोड़ से ज्यादा का कंसिस्टेंट मुनाफा कर रही है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है ऐसे स्टॉक्स को देखने का बिल्कुल। और जो 6-7 सेगमेंट जहां वो काम करते हैं, तो ऑर्डर बुक भी करीब 4,500 करोड़ के आसपास है, और जैसा लास्ट रिजल्ट के बाद में मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया करीब 4,000 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल में। तो बिल्कुल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पे नजर रखनी चाहिए। ओके, चलिए देखिए, बैंक निफ्टी ने अभी 42,600 क्रॉस किया, और एक ज़बरदस्त ट्रेड आपको आज बैंक निफ्टी ने दी, जो सुबह की एक क्लियर एक स्ट्रैटेजी भी थी कि बैंक निफ्टी में आपको एक क्लियर बाय ऑन डिप, और निफ्टी में अगर आपका कन्विक्शन कम है तो बैंक निफ्टी को अप्रोच करिए, और नीचे से अब एक बार रिकवरी देखिए बैंक निफ्टी की। करीब 300 पॉइंट का स्विंग आपको बैंक निफ्टी ने दिया है सुबह से। ज़बरदस्त मूव, और वो 42,600 की जो कॉल थी उसका एक बार ज़रा जायज़ा ले लेते हैं, क्योंकि 3 बजे एक 3 PM मूव भी मार्केट में नॉर्मली आता है। तो उस समय जब हम बात की तब करीब 25 रुपये था उस कॉल का भाव 42,600 की। अभी भी 30 रुपये है, क्योंकि अगेन एक्सपायरी है, तो ऑप्शन राइटर जो इतनी जल्दी छोड़ेगा नहीं इस लेवल को, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा ट्रैक करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा शो को आगे बढ़ाते हैं, और ज़रा एक बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ अब JM फाइनेंशियल के मैनेजिंग डायरेक्टर जुड़ रहे हैं, आशु मदान जी। आशु जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून रादर, और शुक्रिया आपने शो में हमारा साथ दिया। मार्केट पर इस समय आपका क्या मूड बन रहा है, और इस समय आप क्या एडवाइस दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? अनुज, थैंक यू, गुड आफ्टरनून। अनुज, मार्केट ना बेसिकली आजकल मैं जब भी बात करता हूँ लोगों से, पहली चीज तो मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट में ना कोई व्यू, मतलब somebody says ना कि व्हाट इज द व्यू इन द मार्केट, तो मैं कहता हूँ कि मार्केट का ना व्यू नहीं बनाना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि ये ट्रेडिंग मार्केट हो गई है, और उस पर भी हमें पैसे बनाने हैं, हमें व्यू से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि व्यू अगर मैं बनाऊं तो मार्केट इज बाइसेक्टेड इनटू 2 सेगमेंट्स। स्टॉक्स एक तरफ हो गए, इंडेक्स एक तरफ हो गए हैं। अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर लेना है तो विच इज द बेस्ट स्टॉक, तो मैं बोलता हूँ इंडेक्स इज द बेस्ट स्टॉक। आज भी देख लो अनुज, जो हो रहा है कि मतलब पोर्टफोलियो में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ मेजर नहीं हो रहा। पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है कि जहां पे भी ओवरबॉट है, जो भी फैंसी स्टॉक्स हैं, जो भी पॉपुलर स्टॉक्स हैं, जो भी हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं, वो परफॉर्म नहीं करेंगे। अब हम कहेंगे कि लेगार्ड्स परफॉर्म कर रहे हैं। जो 5-5 महीने के लेगार्ड्स थे, HDFC ट्विंस, इन्फी या IT पैक या थोड़ा बहुत अब मेटल में वापस आया,
तो जो इंडेक्स मैनेजमेंट है अनुज वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो स्टॉक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है. सो इफ यू आस्क मी मार्केट पोर्टफोलियो, आई वुड स्टिल से कि जब 18,400 पे ये स्टॉक्स का हाल है, तो अगर हम जो बात करते थे एफआई जब शॉर्ट थे, शॉर्ट कवरिंग आएगी, अब तो बिल्कुल नेट लॉन्ग खड़े हैं. अगर जरा सी भी सेलिंग आ जाएगी तो स्टॉक्स का क्या होगा? So though on one hand I'm still positive on the index, reason being the market overall is underowned. The kind of long short ratio which जो हम पहले विटनेस करते थे वो बहुत कंट्रोल में है. इसीलिए आप देखिए कि नेगेटिव न्यूज आती है, छोटा मोटा मिसाइल गिर जाता है, इन्फ्लेशन नंबर बढ़ के आएंगे, कम आएंगे, कुछ मार्केट में इंडेक्स को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. तो ये बहुत मतलब एक आम आदमी के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन है. नो मैटर हाउ मच आई एजुकेट, आई प्रमोट कि ट्रेडिंग जो है इंडेक्स और इंडेक्स ऑप्शन में ज्यादा बढ़ती जा रही है, स्टॉक्स में कम होती जा रही है, अदरवाइज आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती रहेगी. सो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो लोगों को धीरे धीरे करके समझ आ जाना चाहिए. नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स क्या है, वहीं के वहीं खड़े हैं. 3 महीने पहले भी वहीं थे, 2 महीने पहले भी वहीं थे, 4 महीने पहले भी वहीं थे. तो स्टॉक्स में कुछ भी नहीं हो रहा. सो वन हैज टू टेक ए वेरी कॉन्शियस कॉल कि हाउ टू ट्रेड दिस मार्केट एंड हाउ टू ट्रेड दिस मार्केट. तो ये एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, या बेसिकली मैं बोलूंगा जो अडेप्टेशन है जो लोगों में होनी चाहिए. एंड अनुज यू नो आई ट्रैवल अक्रॉस, आई मीट सो मेनी पीपल एंड इतने सारे क्लाइंट्स ऑन द ग्राउंड. द प्रॉब्लम इज कि जो अडेप्ट नहीं कर पाए ना पिछले 2 साल, 1.5 साल, 1 साल को चेंजिंग मार्केट में, दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट. स्टॉक सबके पास है, पार्टिसिपेशन पूरी है, लेकिन सेक्टोरल रोटेशन इतनी है कि इंडेक्स में फायदा होता है, स्टॉक्स में नहीं होता. तो जो लेगार्ड्स हैं वो भी लेगार्ड्स हैं, जो ओवरबॉट स्टॉक्स हैं. सो ये अपना प्लेन वनीला इन्वेस्टिंग मार्केट नहीं रह गई. मतलब अब तो वो काम नहीं करता कि मतलब मैं टाटा मोटर ले लूं और 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 25-30 रुपए ऊपर का टारगेट. वही टाटा मोटर है इतने महीनों से, कहीं नहीं जा रहा है टाटा मोटर, कहीं नहीं जा रहा है टाटा पावर, कहीं नहीं जा रहा है टाटा स्टील. जो ऊपर के लोग हैं वो फंसे हुए हैं. मार्केट जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है. मार्केट तो 16,000 से 18,400 भी आ गया, बैंक निफ्टी. और एक और चीज इसमें ऐड करता हूं अनुज में, कि अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, हमने पूरा एनालिसिस किया, हमारी टीम ने 150-200 कंपनीज का, निफ्टी की टॉप 150-200 कंपनीज का. टॉप लाइन क्रेजीली बढ़ी है अनुज, मजा आ गया कि मतलब दम दमादम मतलब ऊपर बढ़ रही है, लेकिन बॉटम लाइन मार्जिन सबका प्रेशर में है. अगर मैं इसमें से बैंकिंग स्टॉक्स हटा दूं, जो बैंक्स के प्रॉफिट है या बैंक्स के मार्जिन, तो शायद ये नेगेटिव हो गए होंगे. सो दिस इज द रिजल्ट कि मतलब टॉप लाइन इतनी बढ़ रही है, सेल्स इतनी बढ़ रही है, भीड़ हर जगह नजर आ रही है, हमारे को सेल्स इतनी बढ़िया दिख रही है, लेकिन एंड में बॉटम लाइन पे कुछ भी नहीं हुआ. तो ये तो तब सिनेरियो है जब 18,400 पे है. तो अनुज, कमिंग बैक टू योर पॉइंट एंड आंसर, इंडेक्स इज डिफरेंट, स्टॉक्स इज डिफरेंट, एंड स्मार्ट मनी क्या कर रही है, इसको प्ले कर रही है, एंड वी हैव टू बी ऑन द राइट साइड टू मेक मनी इन दिस मार्केट. ओके देखिए आशु जी का पैशन और एक जो एक दर्द है वो क्लियरली एक निकल कर आ रहा है यहाँ पर हर्षदा. और आशु जी से मेरी नॉर्मली बात होती रहती है इस मामले में लेकर कि काफ़ी लोग इस मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स में फंसे हुए हैं. हाँ. और उनको बहुत बुरा लगता है. देखिए आपको चुभता है, आप रोज़ हम लिखते हैं मार्केट एट न्यू हाई, मार्केट एट न्यू हाई. वो कहते हैं मेरा स्टॉक तो न्यू हाई पे नहीं है, और मार्केट एट न्यू हाई, मार्केट एट न्यू हाई बोलते हैं. तो ये तो इसके लिए आशु जी की एक दिल की बात है जो उन्होंने बोली है. और आशु जी ने एक्चुअली मुझे प्रॉमिस किया है कि अब हफ्ते में 2 बार वो CNBC आवाज़ पर भी आएंगे, और जो अपने दिल की बात है और जो अपनी सारी एडवाइस है वो आपको यहाँ पर देंगे. तो आशु जी 1-2 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं. कौन से स्टॉक्स आपको इस समय लग रहा है कि अच्छे हैं जहाँ पर बाय किया जा सकता है? इंडेक्स पर तो खैर आप कॉल देते ही रहते हैं, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में इस समय आपको क्या अच्छा लग रहा है? देखिए अनुज, जो हमारे पिछले दिनों के आइडियाज है ना, मतलब वो चल रहे हैं, एंड वी आर स्टिल पॉजिटिव ऑन दैट. तो हम अब जैसे 2 दिन पहले हमने बोला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट 42,500 टू 43,000 इज द बैंड जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए. 18,500-400 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बट ये प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक्स में करनी चाहिए. इंडेक्स नीचे आए तो बाय एट डिप्स है. तो मेरा सबसे ज्यादा तो जो मुझे लगता है कि बेस्ट बेट है कि आप फिर किसी गलत चीज में ना, क्योंकि क्या होगा कि HDFC ट्विंस, अब सडनली क्या होता है कि अनुज जिस स्टॉक में भी जो मतलब लाइमलाइट में होता है या जिसमें ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, सडनली वो बजिंग स्टॉक हो जाता है, उसी में हम बात करने लग जाते हैं, और वो ऊपर में जाके कहीं ना कहीं वो लोग ले लेते हैं. जब वो लोग लेते हैं तो सेक्टोरल रोटेशन हो जाती है, फिर उसका स्टॉक नहीं चलता. तो मेरा मानना यही है कि बेसिकली तो इंडेक्स में रहना चाहिए, बट हैविंग सेड दैट, इफ यू पुश मी टू द वॉल, तो मुझे लगता है कि हमने जो 2-4 स्टॉक्स अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई किए थे अनुज, मैं उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगा जो हमने काफी टाइम से दिए हुए हैं, क्योंकि अगर आपको बेस्ट पिक्स आपके हाथ में है तो उसी को चलते रहना चाहिए. तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बता देता हूं, ताकि मतलब इट इज ए डिस्क्लेमर कि किस किस भाव पे हमने अंबुजा बहुत नीचे से आइडेंटिफाई किया हुआ है, राहुल ने आपसे शेयर भी किया होगा, बट आई एम स्टिल पॉजिटिव ऑन अंबुजा.
डीएलएफ हम 360-70 से ले रहे हैं, 400 के ऊपर आ चुका है, कंसोलिडेशन हो चुकी है। मुझे अभी भी लगता है कि 400 के आसपास जो ऊपर की कंसोलिडेशन हो रही है, डीएलएफ इज रेडी फॉर नेक्स्ट मूव टू 440 450। और सिमिलरली अदानी पोर्ट्स में भी अभी भी दम है। जरा सा अदानी एंटरप्राइजेज में थोड़ा सा मतलब वो 2-5% की मूव आती है तो पहली फुर्सत में लगता है कि नहीं अदानी बेचने आ जाते हैं, बट अदानी पोर्ट में मुझे अभी भी लगता है कि दम है। और एक और स्टॉक की मैं बात करूंगा अनुज, एंड प्रॉब्ली अभी रिसेंटली हमने बात नहीं की, जो मैं अभी क्लाइंट से शेयर कर रहा था, यूपीएल। मुझे लगता है कि यूपीएल कुड बी द स्टॉक ऑफ नेक्स्ट सीरीज विच इज दिसंबर, और यूपीएल को मुझे लगता है बजट तक एक्यूमुलेट करना चाहिए। सो आई थिंक दीज आर द 3-4 स्टॉक आइडियाज राइट नाउ व्हिच वी आर शेयरिंग विद द क्लाइंट्स कि डिप्स पे ये लेने हैं और इन्हीं स्टॉक्स के साथ रहना है। बाकी जो पॉपुलर स्टॉक्स है अभी भी नहीं। अब एचडीएफसी ट्विंस अभी भी अच्छे लग रहे हैं, बट उसका इफेक्ट अगर इंडेक्स पे आएगा तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल इन इंडेक्स कि अगर ये नहीं चले तो कोटक संभालने आ जाएगा, कोई कोटक बैंक संभालने आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। सो एंड पीएसयू बैंक्स भी मुझे अभी भी ठीक लगते हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि काफी रनअप उनमें आ चुका है। लेकिन पीएसयू बैंक्स में भी अब जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, जो लेगेसीज थी, जो सब वो खत्म हो चुकी हैं। बट ऑल दीज एट डिप्स एज ए मार्केट होल आई एम टेकिंग ए कॉल कि नहीं अभी थोड़ा डिलीवरी हल्का कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप कहीं फिर फोमो में फंस गए एंड ऑल सेड एंड डन 18,500 में फिर फोमो में फंस गए तो फिर फंस जाओगे। लेकिन द ओनली गुड थिंग इज कि जिस फोमो में हम स्टॉक्स में फंसे हुए हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं, वो नहीं निकल पा रहे हैं। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग कि कब वो पॉपुलर स्टॉक्स चलेंगे, बट आई थिंक दीज आर द 3-4 आइडियाज जिस पे करना चाहिए, एंड माय बेस्ट पिक वुड बी यूपीएल। अच्छा, एक वीरू और हर्षिता भी आपसे सवाल पूछना था, लेकिन मैं एक और जस्ट एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे, क्योंकि आप ये बार बार जिक्र कर रहे हैं इंडेक्स मैनेजमेंट का। तो जो बैंक निफ्टी पे आशु जी, अब फिर इसको किस तरीके से अप्रोच करें? इसको पोजिशनल लॉन्ग लेकर बैठे रहें, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी में रैली बड़ी मिस कर दी, लेकिन हर लेवल पर वहां से वो 2000 पॉइंट भाग जाता है फिर, तो इसको कैसे अप्रोच करें फिर? अनुज, वैसे मैं आपको मतलब एक मेरा बहुत फेमस कोट है कि क्या कहते हैं कि मतलब ऑप्शन मतलब वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। और मैं पुट्स के लिए हमेशा मना करता हूँ, और ये मेरा बहुत फेमस कोट है कि पुट अप्सरा है, बुलाती है जाने का नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोग फंस जाते हैं और उसकी जब आईवीज बढ़ती है और लॉस होते हैं तो बहुत ही ज्यादा मैसिव हो जाते हैं। बट आई थिंक पिछले दिनों में मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे 40,000 की बैंक निफ्टी लेनी है तो मतलब जो इंडेक्स में ट्रेडिंग करने का मजा अनुज ये है कि मैं 2000 पॉइंट की हर बार की मतलब पिछले 3 हफ्तों से अगर मुझे बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है या बैंक स्टॉक, बट अगेन आई एम अनेबल टू आइडेंटिफाई विच स्टॉक, तो हम कहते हैं 40,000 की पुट बेच दो ना, हर बार वो पुट बेच दो। 1500-2000 पॉइंट की पुट, बैंक निफ्टी की आईवीज अभी भी हाई है, तो अगर 2000 पॉइंट घट जाएगा तो बैंक निफ्टी बहुत लुक्रेटिव हो जाएगी। मुझे लेना है, मैं मिस कर गया, अगर मिस कर गया, आपने कहां लेना था अनुज? इफ आई आस्क यू कि आपने बैंक निफ्टी कहां लेना था, अगर आप बोलोगे 2000 पॉइंट आएगा आशु तो मैं लूंगा 40,000 पे, तो कुछ नहीं करने से अच्छा तो पुट्स बेच दो ना, कुछ ना कुछ तो पैसे आएंगे। सो आई थिंक द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड ऑप्शंस अनुज। सो आई थिंक फॉर एवरी ट्रेड, फॉर एवरी व्यू वी हैव एन ऑप्शन स्ट्रेटजी। सो ईदर वी कैन हैव ए बुल स्प्रेड और वी कैन सेल ए प्लेन वनीला पुट। सो टाइम टू टाइम एवरी डे, वेडनेसडे को, मंडे को अनुज ये अलग-अलग ट्रेड्स निकल के आते हैं, जो आई एम श्योर आप और वीरेंद्र सब कवर करते ही हैं अपने चैनल पे और अपने स्टडी के साथ। सो आई थिंक द बेस्ट वे इज टू ट्रेड बैंक निफ्टी ऑन बैंकिंग स्टॉक इज थ्रू ऑप्शंस। जी, आज आशु जी को गुस्सा होने का मौका मिल रहा है, आई मीन गर्म होने का मौका मिल रहा है, थैंक्स टू आई मीन दिल्ली की सर्दी। आज उन्होंने कोटी पहनी हुई है, आशु जी पूरा मजा ले रहे हैं कोटी का, तो आज दिख रहा है। अच्छा, एक बार बताइए मेरे को कि जब यूएस में एक रेट साइकिल, जो हाइक साइकिल होती है, वो एक निर्णायक छोर पे आ जाती है, अपने लास्ट एज पे आ जाती है, उसके बाद अमूमन गोल्ड को देखने का एक वक्त आता है। हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है, और गोल्ड में पिछले कुछ सेशन से ऐसे दिख रहा है। सर, आपसे मैंने कई बार गोल्ड पे भी बात भी की है लास्ट 10-15 सालों में। गोल्ड में आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस वक्त? आई थिंक जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो शायद 75% हो चुकी है, बट वी आर स्टिल होल्डिंग ए पॉजिटिव व्यू ऑन गोल्ड। सो गोल्ड में मुझे लगता है कि यहाँ से भी ट्रैक्शन बढ़ सकता है और ऊपर जाना चाहिए। और दूसरा, वीरेंद्र, आपने अभी जो मुझे बोला कि ऊपर में जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो टॉपिश कर चुका है, बहुत लोग बोलते हैं कि डॉलर इंडेक्स टॉपिश कर चुका है। आई थिंक मुझे तो अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब इट विल बी टू अर्ली टू से कि वो टॉपिश हो चुका है। सो मतलब इट कैन स्टिल लीड टू हायर लेवल्स एंड इन्फ्लेशन कैन स्टिल लीड टू मतलब ये जो इंडिया में भी आई है उसके बाद भी यहाँ से भी वापस बढ़ सकती है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसको चीज को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। अब क्या है कि हम इस चीज को कैसे कर रहे हैं वीरेंद्र, क्योंकि बहुत बढ़ गया है। जैसे स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ जाती है, बहुत घट जाती है, तो लॉ ऑफ एवरेजेस में आ जाते हैं कि इससे नीचे क्या जाएगी या इससे ऊपर क्या जाएगी। तो मुझे लगता है कि उस व्यू से अभी भी मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट को इस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए कि टॉपिश हो गए कि यहाँ से तो घटेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कॉम्प्लेसेंसी ले आएगा और मैं कहीं शायद फिर फंस
सकता हूं। तो मुझे उस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी है जस्ट बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी हाइक्स एंड अब नहीं हो सकता है, अब तो या टेपर डाउन होगा या रुक जाएगा। इट इज टू अर्ली टू से दैट। आशु, कमिंग बैक टू जो नहीं चला है वो लार्जली मिड कैप्स में ही सबसे ज्यादा पेन इस समय लोगों ने विटनेस किया है और इंतजार है कि उनके भी स्टॉक्स थोड़े बहुत चले, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो ट्रैक्शन देखने को मिला वो लार्जली ऑटो और ऑटो एंसिलरीज में देखा गया है। इस सेक्टर पर आप कितने कॉन्फिडेंट है? क्योंकि आप देखिए अपोलो टायर्स बहुत सॉलिड नंबर्स, बहुत अच्छी कमेंट्री, लेकिन स्टॉक में मुनाफा वसूली आ जाती है। दूसरी तरफ हमने देखा है एक्साइड की जो कॉन कॉल हुई है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि लिथियम आयन पर काफी एक्टिवली वो बेट कर रहे हैं। करीब 6000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा अगले कुछ सालों में। एंड ऑफ कोर्स यू गॉट संवर्धना, मदरसन और दूसरी कंपनियां जहां पर नंबर्स अच्छे रहे हैं। इधर कितना एक्सपोजर होना चाहिए और यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या अच्छे पैसे बन सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? हर्षदा, मुझे लगता है कि ऑटो में टॉपिश सिग्नल आ चुका है, और वैसे भी हर्षदा मेरे को ये जो मैनिया थीम्स होते हैं या जो यूफोरिक थीम्स होते हैं ना, एंड पर्टिकुलरली दीज ईवीज, आई थिंक दे हैव डन देयर बिट। तो ये जो ईवी बहुत ज्यादा हो रहा है कि मतलब ईवी मैनिया चल रहा है, ऐसा ही टाइम आता है कि कुछ ना कुछ ये मैनिया आता है और उसमें उस सेक्टर में हम ट्रैप हो जाते हैं। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि हमने बहुत पेंट अप डिमांड देखी है और अभी भी सेल्स में कोई गिरावट नहीं है, मतलब बुकिंग्स चल रही है, सब कुछ है, बट उसके बाद भी देयर इज समथिंग कॉल्ड वैल्यूएशन। तो मुझे लगता है कि जो भी फ्रंटलाइन कंपनीज है हर्षदा, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि मतलब ये खराब हो जाएंगी या नीचे आ जाएंगी, बट इसमें टॉपिश सिग्नल आ रहे हैं। तो क्या इसमें नेक्स्ट बीटा मिलेगा मुझे? क्या इन भावों पे लेके मुझे कुछ अच्छी रिटर्न मिल जाएगी अगर मार्केट पार्टिसिपेट करेगी? तो माय आंसर वुड बी कि नहीं। अब इसमें ना मुझे लगता है कि अब ये थोड़ा इफ नॉट प्राइस करेक्शन, दे कैन गो फॉर टाइम करेक्शन। तो अब आप देखिए ना, अशोक लेलैंड या बाकी स्टॉक्स भी कहीं ना कहीं अब वो जाके रुक गए हैं, थक गए हैं, थम गए हैं, क्योंकि हम बात ही जिस सेक्टर में चल रही होती है उसकी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब नया लेन इनमें नहीं करना चाहिए जब तक कोई मीनिंगफुल डिप ना आए। और हर्षदा, इस मार्केट में पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 5 दिन नहीं आएगा, 15 दिन नहीं आएगा, वही मुझे फोमो में लीड करता है कि नहीं यार ये डिप तो आता नहीं है, मैं रह जाऊंगा। सब मौका मिलता है क्योंकि द लेवल वी आर टॉकिंग एट, मतलब चाहे वो ऑटो इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं मुझसे या ऑटो स्टॉक्स की या इंडेक्स की, जिस लेवल पे हम हैं यहाँ से मौके जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मिस कर जाऊंगा। सो पर्टिकुलरली ऑटो इंडेक्स, दो द व्यू इज पॉजिटिव, बट आई स्टिल होल्ड कि अगर कोई मीनिंगफुल डिप आएगा तो लेना चाहिए, टॉपिश सिग्नल है उसमें। ओके, चलिए देखिए मार्केट में 3 PM मूव एकदम सपाट। कोई मार्केट वो जो 42,600 तक बैंक निफ्टी गया था एकदम से गिर के आ गया 42,540, और यही बातें हो रही थी कि ये मतलब देखिए चीज़ें फैंसी होती हैं, लेकिन जो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है उसको पता है, जो ऑप्शन राइटर है, ऑप्शन सेलर जो है, उसने बखूबी इसको आज प्ले किया है 42,600 की कॉल को, और ऑलमोस्ट उसका अब जीरो होने का टाइम आ गया है और उस कॉल को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि वो कॉल जब इवन 42,600 पर बैंक निफ्टी गया तो भी ज़्यादा बढ़ा नहीं, 25 का सिर्फ मैक्सिमम 30 तक ही जा पाया, और अब तो मेरे ख्याल से उसमें जो प्रीमियम है वो करीब हाँ ₹2.20, तो वो अब ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो आशु जी, आपने कहा कि आपके पास हर चीज़ का एक इलाज है ऑप्शंस के थ्रू, तो इस समय कोई अच्छी ऑप्शन स्ट्रैटेजी अगली सीरीज के लिए या किसी स्टॉक के लिए? नेक्स्ट वीक के लिए अनुज, एक मेरे पास बुल स्प्रेड है जिसको हम कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि 18,400 की एक कॉल लेके 18,600 की 2 कॉल बेचनी चाहिए। इसमें कॉस्ट आएगी, मेरे को लगता है इस वक्त मैं स्क्रीन पे सामने रेट एग्जैक्ट नहीं देगा, 45 to 50 रुपीज। तो 50 रुपए में मैं ऊपर की मूव के लिए वेट कर सकता हूं कि अगर बैंक निफ्टी ने न्यू हाई टच करना है तो आई थिंक दिस इज द ओनली वे टू प्ले, और मेरा मैक्सिमम लॉस डाउन साइड में सिर्फ 45-50 रुपीज होगा और ऊपर में 18,800 तक सेफ हूं। तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी को एक अटेम्प्ट मारना है जो न्यू हाई की तरफ, विच इज 18,000, 550, 600, तो शायद एक स्पर्ट हमारे को देखने का मिले। जबकि एट द सेम टाइम अनुज, एक इतनी स्टॉक्स की लिस्ट इतनी मतलब बढ़ गई है क्योंकि एक्सपायरी अलर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्टॉक्स होता क्या कि अनुज, अब जो लास्ट वीक है ना, वो ना तो ग्लोबल रीजंस या कोई फंडा कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली नाउ वी आर मतलब प्रिपेयरिंग फॉर मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी में तो अनुज आप बिल्कुल जानते हैं कि क्या लॉन्ग फंसा है, शॉर्ट फंसा है, किस स्टॉक में कौन फंसा हुआ है, लॉन्ग शॉर्ट वाला फंसा है, लॉन्ग फंसा, वो वैसे ही होनी है और उसको चलनी है, तो उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। तो अभी भी देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों हाइस पे हैं और टिके हुए हैं। आप आज के गैप डाउन पे भी मैंने कहा था कि डिप पे बेचना नहीं है, कल भी एक गैप डाउन मतलब एक इंट्राडे गैप आया था, तो मुझे लगता है कि अभी भी एक ऊपर की मूव आ सकती है। बट अगर आप मुझे बोले निफ्टी फ्यूचर लेके बैठ जाओ, नो। निफ्टी प्लेन वनीला कॉल ले लें, नहीं। आज की डेट में अनुज आईवीज इतनी कम हो चुकी है, आप देखो
कि मतलब बाजार बढ़ने पे भी कॉल नहीं बढ़ती, बाजार घटने पे भी पुट नहीं बढ़ती। तो मतलब ऐसे टाइम पे ओनली थिंग यू नीड इज मार्जिन। लोग क्या करते हैं कि प्लेन वनीला कॉल पुट लेने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ पैसे कम लगते हैं, बट आई ऑलवेज से लॉस इज अनहेल्दी, मार्जिन इज हेल्दी। तो ऐसे बुल स्प्रेड बनाने में, रेशियो स्प्रेड बनाने में मार्जिन जरूर लगता है, बट आई थिंक दिस काइंड ऑफ बुल स्प्रेड्स हेल्प यू कि अगर मार्केट ऊपर जाती है और यही बुल स्प्रेड अगर 18,200 हो गया तो ये जो 45 रुपीज की कॉस्ट है अनुज, ये 200 रुपए, मतलब ये 3 गुना 4 गुना पैसे भी हो सकते हैं। सो आई थिंक आई एम मोर इंक्लाइंड फॉर दीज रेशियो स्प्रेड्स which time to time we share with the clients। तो मुझे लगता है कि ये किस तरह का ट्रेड होना चाहिए निफ्टी में जो लेना चाहिए। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेड आपके लिए आशु ने सुझाया है और ये अगले हफ्ते के लिए और भी रेलेवेंट हो जाएगा जैसे जैसे हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा आशु, एक और सेक्टर जो आपके टीम मेंबर्स ने हमारे साथ थोड़ा सा शेयर किया, लेकिन मैं फंडामेंटली समझना चाह रही हूँ कितना कन्विक्शन है और कितना अग्रेसिवली आप पोजिशन लेना चाहेंगे। कैपिटल गुड्स LNT में आज हमने देखा है अच्छी खासी एक्यूमुलेशन है, करीब 6-7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन। कमेंस में अब तक अच्छा खासा ट्रेंड तेजी का बना है। ABB, सीमेंस सबकी तरफ से कमेंट्री वैसे अब तक अच्छी रही है। क्या समय आ गया है इस सेक्टर में पैसे लगाने का? यहाँ पर कैपेक्स की जो में जो बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आने वाला है अगले 1.5 साल में, उसके मद्देनजर हर्षिता बिल्कुल 100% लगाने चाहिए। एंड आई थिंक सॉरी आई मिस, जो मैंने अपनी पिक्स की बात की उनमें LNT भी एक फ्रंटलाइन पिक है जिसको मैं बहुत ज्यादा मतलब जिसमें ब्रेकआउट आ चुका है। बहुत तंग किया है स्टॉक ने, बहुत फ्रस्ट्रेट किया है, बहुत पेशेंस टेस्ट किया है। हर बार 2000 के पास जाता था और पहले मौके पे 200-300 रुपए की करेक्शन आ जाती थी, रैलीज में भी पार्टिसिपेट नहीं करता था। बट इफ यू लुक एट दिस टाइम LNT, इवन भेल भी हर्षिता, इमेजिन लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड व्हेन इट वाज 70+, मतलब वहां से कितनी बड़ी करेक्शन दी एंड ऑलमोस्ट एवरीवन ऑन द स्ट्रीट वाज कॉट ऑन द रॉन्ग साइड। तो मुझे कैपिटल गुड सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। LNT मेरा जो टारगेट है, मतलब शॉर्ट टर्म में भी आई कैन सी 2150 से 2200 का टारगेट हो सकता है। इसमें भी मतलब आप इन द मनी कॉल लेके बैठ जाए, मतलब डीप इन द मनी, वो उसको फ्यूचर की जगह रिप्लेस करने के लिए, और 1975 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और LNT बहुत अच्छा लगता है, भेल भी अच्छा लगता है। तो कैपिटल गुड्स इज ए फ्रंटलाइन सेक्टर व्हिच वी लाइक अ लॉट, और LNT में तो बिल्कुल प्राइम पिक है हमारी। ओके, LNT प्राइम पिक है। चलिए, जो आशु ने एक स्प्रेड सजेस्ट किया था वो भी स्क्रीन पर आपके वापस दिखा देते हैं। आशु जी शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जैसा मैंने कहा अब आपसे लगातार बात होगी इस चैनल पर, और आपकी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, और जो आपका मूड माहौल है मार्केट को लेकर वो सब निकल कर आएगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ा इस पर और बात होगी आपके साथ। आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू। तो चलिए, ये आशु जी का व्यू, और एक बार जरा मार्केट पर नजर रख लेते हैं हर्षिता। बैक टू स्क्वायर वन जहां स्टार्ट किया हमने एग्जैक्टली वहीं पर निफ्टी 18,370। ये एक ज़बरदस्त केस स्टडी है। ये पूरी की पूरी ऑप्शन राइटर्स ने वेडनेसडे और थर्सडे की मार्केट को पूरा ग्रिप में लिया, दोनों साइड के ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, और यहाँ पर मेरे ख्याल से जो एक अच्छे से अच्छे एक सेवी रिटेल वाले होते हैं वो फंस जाते हैं इसमें, क्योंकि वो हर लेवल पर पुट बाय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। देखिए, वो वापस 42,600 वाला बैंक निफ्टी 42,500 पर आ गया है, और निफ्टी जो एक बार थ्रेटन कर रहा था 18,400 क्रॉस करने का, वो 18,300। इंडिया वेक्स देखिए 14 का इंडिया वेक्स बहुत लो है, बहुत लो है। मुझे बस इस मार्केट में अब एक रिस्क लग रहा है मुझे इस मार्केट में रिस्क एक लग रहा है कि ये मार्केट बहुत ओवरबॉट है, और इस मार्केट में अब हर किसी का सिर्फ एक ही व्यू है कि बाय द डे, और सिर्फ तेजी है इस मार्केट में। और मिड कैप्स ने उतना अच्छा किया नहीं है। इतनी तेजी में भी अगर आपके पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक मतलब ये जिसे कहते हैं ना, एक रिलक्टेंस वाली तेजी जो है वो है ये, जिसमें मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वाली चीज जो आशु कह रहे थे ना, हाँ, वो एक्चुअली दिख रही है एग्जैक्टली वो दिख रही है स्क्रीन पर। लेकिन थोड़ा सा आप पुट कॉल रेशियो देखें, थोड़ा सा आप FI का लॉन्ग एक्सपोजर देखें, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखें, ये सब चीजें देखें, लेकिन स्क्रीन ने अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि मार्केट डिक्लाइन के लिए तैयार है। फिर मैं वही बात बोलूंगा, मार्केट ओवरबॉट या ओवरलॉन्ग काफी लंबे टाइम तक रह सकता है। एक फेमस कोट है कि मार्केट कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो वो थोड़ा सा एक इशू है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग आज का ट्रेड। एक बार निफ्टी का इंट्राडे ले आइए, मैं बस वो निफ्टी का इंट्राडे देखना चाह रहा था कि वो क्या दिखा रहा है आपको। वो एक दोजी पैटर्न बोलते हैं इसको टेक्निकल भाषा में, जिसमें मार्केट जहां स्टार्ट होता है वहां पे अगर खत्म हो जाए, अगर ये यहीं पर अगर मार्केट आज बंद हुआ
तो उसकी पूरी तैयारी हो रही है। देखते हैं लास्ट के 15-20 मिनट में कुछ रिकवरी आती है नहीं, लेकिन ये लास्ट के 15-20 मिनट तो लास्ट के 5-6 मिनट तो काफी नेगेटिव रहे हैं। 18,350 पे कोई स्टॉक दिख रहा है जिसकी वजह से मार्केट जहां पर आप देखिएगा अनुज, इस घंटे जहां पर प्रेशर आया वो बजाज फाइनेंस की तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब आधे % का आप दबाव इधर अदानी एंटरप्राइजेज में एक पुल बैक ट्रेड देख रहे थे हम बीच में कार्यक्रम की शुरुआत में, लेकिन वो भी अब आधा % नीचे फिसलता हुआ। इधर मुनाफा वसूली बढ़ रही है और रिलायंस का साथ नहीं है। इनफैक्ट रिलायंस पर एक बाय कॉल भी थी आशीष बहेती की, तब तक तो ठीक था ये स्टॉक, लेकिन अब आप देखेंगे तो ये 2600 के नीचे फिसलता हुआ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दरअसल ड्रैग कर रहा है इस समय क्लियरली, और ऑफ कोर्स आपके HDFC, बजाज फाइनेंस एंड द लाइक्स हैं जिन्होंने दबाव आधे % का डाला हुआ है। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा टाटा मोटर्स का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए जरा। टाटा मोटर्स का देखिए, सुबह से बात हो रही थी कि किस लिए छोड़ा है जो उनके CEO हैं JLR के, उन्होंने 2 चीजें हैं। एक तो ऑटोकार UK में एक आर्टिकल आया है जिसको पढ़कर ऐसा लग रहा है, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस आर्टिकल को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके की एक सैकिंग है, एक तरीके की बोला गया उनको जाने के लिए। और एक CFO ने अर्निंग्स कॉल में कहा है कि वी आर बिहाइंड द क्लॉक, इट्स बीन लाइक टर्निंग अप टू द बुफे 2 वीक्स लेट। मतलब 2 हफ्ते बाद आप एक बुफे में पहुंचे हैं जब सब कुछ जो आपको चाहिए था वो खत्म हो चुका है। और बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब ये JLR जो है वो काफ़ी बिहाइंड द कर्व हो गया है, और ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी नेगेटिव है टाटा मोटर्स के लिए जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो ये जो आर्टिकल आया वो, और ये जो टाटा मोटर्स के CFO की स्टेटमेंट है अर्निंग्स कॉल पर, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो छवि बदली थी और जो अग्रेशन आया था वो JLR के बदौलत ही देखने को मिला था। वहां पर जिस तरह का कायाकल्प हुआ था और उसको पुश देकर फिर अब इंडिया बिजनेस में तेजी देखने को मिली। और अगर यही इफ द गोल्डन गूज ओनली स्टॉप्स लेइंग द एग, तो फिर आपके हाथ में बचेगा क्या? बिल्कुल। और जो देखिए हमने डिस्कस भी किया था हर्षदा, जिस तरीके से स्टेटमेंट्स चेंज हुई थी उनकी की जो गाइडेंस थी, और मुझे लग रहा है कि अभी जो नए CEO को एक काम करना चाहिए, थोड़ा मार्केट को भले साफ साफ बोल दें कि देखिए अभी थोड़ी सी सिचुएशन टफ है, इस टफ मार्केट में हम ज़्यादा गाइड नहीं करेंगे, हम पहले अपनी स्थिति संभालेंगे उसके बाद आगे की बात करेंगे। लेकिन स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया टाटा मोटर्स ने। गाबा जी एक बार जरा टेक चेक करिए इस पर, टाटा मोटर्स पर काफ़ी वायलेंट मूव्स दिखाता है स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्ट्रक्चरली सपोर्ट जोन के आसपास है टाटा मोटर्स, लेकिन यहाँ पर जो गैप डाउन मिला है एक शॉर्ट कवरिंग का मुंह लगता है आज, लेकिन है वीक। पॉसिबल है कि लो लेवल देखिए टाटा मोटर्स में, पॉसिबल है कि 414 412 ये एक जोन है, वहां स्लाइड होने की संभावना है। जैसे ही आपको मिलेगा वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है टाटा मोटर्स में, स्ट्रक्चरली ये जगह है। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 423। टाटा मोटर्स की क्लोजिंग क्या कहती है एवरेजेस के वाइज, एक बजाय इसको देखते हैं। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पे 423। कैंडल अगर आप देखें ठीक है, ग्रीन है, बट स्टिल इट्स क्लोज एट लास्ट मूविंग एवरेज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस वक्त सबसे लो साइड पे अपीयर हो रहा है, उस पर ट्रेड करता हुआ आपका टाटा मोटर्स। एक बार जरा आज के कुछ जो वर्स्ट प्राइस परफॉर्मेंस उनको फिर देखते हैं। नौकरी इस वक्त 3911 पे 4150 पे पारी की शुरुआत हुई थी डे लो पर। हिंदुस्तान कॉपर, डिक्सन वाइट गुड सेगमेंट में 4403 वर्स्ट प्राइस परफॉर्मर। एम्फेसिस, माइंड ट्री, आरती इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में, और IGL, ये कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें सबसे आज खराब प्रदर्शन रहा। आज एक और चीज़, टाइटन ने आज एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। टेक्निकल ब्रेकडाउन्स के केस में आज टाइटन मेरे ख्याल से बहुत ही सुसज्जित और सम्मानित और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स में जो खेमा है उसमें शामिल था। बस इसका एक टेक चेक लूँगा यहाँ पे। मानस, टाइटन ने आज एक ऐसा क्लोज दिया है जो इसने अब तक नहीं दिया था जुलाई सीरीज से लेकर, 7 जुलाई से लेकर अब तक। इट्स फर्स्ट टाइम एवर जब टाइटन ने अपना 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत बड़े फ्रैक्शन से तोड़ा है। एंड आई थिंक अगर मैं अपने चार्ट्स पे एक बार के लिए प्राइस भी लोड करूं तो येस विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स एज वेल। टाइटन पे आपका व्यू क्या होगा? मानस आप म्यूट हैं, प्लीज अपने आपको म्यूट कीजिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो इंडिकेशन, नेगेटिव इंडिकेशन है वो पिछले हफ्ते ही आ गए थे। स्टॉक 20-day मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज चला गया था, लोअर टॉप लोअर बॉटम ड्राई लगा था। 4-5 दिनों से 50-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज वो भी ब्रेच हो गए। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, 2500 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कभी कोई उछाल मिले, आज मैं नहीं बिकवाली करने को बोलूंगा, लेकिन अगर कोई उछाल मिले और 2590 95 के आसपास आए तब वहां बिकवाली करें 2620 के स्टॉप लॉस के साथ। नीचे की तरफ पहले टारगेट 2545 पे रहेंगे और उसके बाद 2500 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं।
ओके चलिए अब एक काम करते हैं, अब BTST और STBT कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। आज मुझे लग रहा है शायद एक मिक्स मिलेगा आपको। रोज तो नॉर्म ज़्यादातर BTST कॉल, मार्केट देखिए एक बार जरा, पहले ये 3 PM फैक्टर निफ्टी का एकदम नेगेटिव में प्ले होता हुआ 18,328 निफ्टी सुबह का लो तोड़ के, और वो जो इनसाइड डे की बात हो रही थी उसको भी तोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो क्लियरली एक वर्टिकल डिक्लाइन इस समय। और इवन बैंक निफ्टी देखिए 42,600 वाला बैंक निफ्टी है 42,442 की तरफ आता हुआ, और काफ़ी स्टॉक्स में से आप प्रेशर देख रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का इंट्राडे लेकर आइए, HDFC ट्विंस का इंट्राडे लेकर आइए। ये दोनों के दोनों स्टॉक्स इस समय एक U-टर्न मारा, ज़बरदस्त टर्न मारा है कोटक महिंद्रा बैंक ने और HDFC बैंक ने। ये दोनों के दोनों स्टॉक अब इस समय डेज लो टेरिटरी में। इन्फोसिस एक बार लेकर आइए, इन्फोसिस इंट्राडे लो पर, तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर मार्केट पर क्लियरली बढ़ता हुआ। तो कॉल्स की शुरुआत करते हैं हर्षिता, फिर BTST कॉल्स की। गाबा जी आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए। ये बिल्कुल, मैंने जो स्टॉक चुना है वो है लॉन्ग साइड, वो है इंडस टावर। इंडस टावर का लगता है बहुत ही स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड, तो एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। मैं बाउंस बैक खेलना चाहता हूँ। ट्रेड कर रहा है 196 पे, मुझे लगता है 200 की तरफ जा रहा है और स्टॉप होगा करीब 195 का इंडस टावर। 200 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंटर इंडस टावर में एक बाय कॉल दे रहे हैं गाबा साहब। मानस आपका ट्रेड? देखिए मैं PFC पे ही बैठ लूंगा। PFC ने कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट दिया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। 123 रुपए के भाव चल रहे हैं, 121 रुपए 90 पैसे के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मैं फ्यूचर के प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो 121 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से PFC के फ्यूचर में खरीदारी करिए 128 रुपए के टारगेट के लिए। पालविया साहब आप क्या ट्रेड लेंगे? PFC पर एक बाय कॉल आ गया मानस की तरफ से। कृष्णा जी, बैंकिंग स्टॉक में ICICI बैंक पे बाय करेंगे। जिस तरीके से क्लोज हो रहा है स्टॉक, हमें लगता है कि मोमेंटम यहाँ पे कल के सेशन में देखने को मिलेगा। 935 940 तक के अपसाइड के लिए ICICI बैंक BTST होगा, स्टॉप लॉस होगा करीब 910 के आसपास। ओके चलिए बहेती जी से के पास चलते हैं, उनकी भी BTST कॉल ले लेते हैं। बताइए बहेती जी। अनुज जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बाय कॉल रहेगी। जिस हिसाब से आज प्राइस गेन हुआ है, और वहीं अगर हम OI देखें तो OI श्रेड हुआ है, ऑलमोस्ट 6.5% का OI रिड्यूस हुआ है। तो क्लियरली ये विजिबल है कि जो शॉर्ट्स थे काफी, वो उन्होंने पोजीशन क्लोज की है। और जिस हिसाब से वापस 200 डेमा रीगेन किया है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, तो मुझे लगता है कि यहाँ से फ्रेश अप मूव देखने मिल सकता है। तो 1245 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 1330 किलो। तो देखिए अनुज, अभी तक तो सारे तेजी वाले कॉल्स ही आए हैं। सुदीप से पूछ लेते हैं उनका क्या इरादा है। सुदीप, तेजी या मंदी? तेजी है। मेरी पिक होगी क्यूमिंस। हमने देखा है ये स्टॉक पिछले 2 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा था ऊपरी स्तरों पे, और आज और कल और आज दो दिनों में इसने एक फ्लैग ब्रेकआउट दिया। और आज इतना मार्केट में जो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है मिड कैप में, उसके अगेंस्ट ये सस्टेन कर रहा है 1380 1385 के लेवल्स तक। और यहाँ पे अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा मोमेंटम है अभी, और आने वाले कुछ सेशंस में बना भी रहेगा। तो आज के लिए BTST के लिए और 1-2 दिन के लिए भी अगर ये पिक कोई कर लेना चाहे तो क्यूमिंस ले सकता है। 1355 के स्टॉप लॉस से 1440 के टारगेट के लिए। चलिए अब एक्चुअली रीजन बता देते हैं मार्केट में एकदम से डिक्लाइन क्यों आया। पहले मैं सोचा था सिर्फ एक्सपायरी की वजह से हर्षदा, जब हमने क्लोजिंग स्टार्ट किया था तो डाउ फ्यूचर्स करीब 150 पॉइंट ऊपर थे, अब डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे हैं। तो इंट्राडे में पिछले 10 मिनट में डाउ फ्यूचर्स में 200 पॉइंट का एक डिक्लाइन आया एकदम से। जो 33,650 वाला डाउ फ्यूचर्स था, अब वो आ गया 33,490 पर। इसकी वजह से आपने एकदम से जो डिक्लाइन देखा है। इवन नैस्डैक फ्यूचर्स भी जो है वो एकदम से हाई से करीब 110 पॉइंट गिरा है। और S&P 500 का जो फ्यूचर है वो भी मैं देख रहा था लाइव रेट उसका, वो भी ऊपर के लेवल से एकदम से नीचे आया। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में देखिए जब हमने शो स्टार्ट किया था ये सब पॉजिटिव में थे, आपको याद होगा। और अब एकदम से डाउ फ्यूचर -50 पॉइंट हो गया है, जो +100 था वो -50 हुआ है। तो एक 150 पॉइंट का इंट्राडे में डिक्लाइन, और इसकी वजह से ये जो मार्केट में डिक्लाइन आया। इनफैक्ट निफ्टी 18,318। कल राहुल शर्मा जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉल दी थी शॉर्ट करने की। उनका मानना था कि निफ्टी को शॉर्ट किया जा सकता है, और उन्होंने रिमाइंड कराया था आज मुझे सुबह उस कॉल के ऊपर कि उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए, उसका स्टॉप लॉस कल का जो हाई था उसके ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन मार्केट ऑलमोस्ट उस ट्रेजेक्टरी से जाके घुमा है वापस, और अब 100 पॉइंट का डिक्लाइन निफ्टी में हर्षता। ये आज जो है मिनी हल्का सा एक मूव है मार्केट में। अभी भी अपने फर्स्ट बेस के ऊपर ही है, लेकिन 18,250 वाला जो फर्स्ट उसका सपोर्ट है अभी भी उसके ऊपर ही है।
तो देखते हैं कल किस तरीके का मूव आता है मार्केट में। अब और अनुज कुछ स्टॉक्स में तो तेजी बहुत इंटेंसिफाई हुई है। हम रिलायंस का जिक्र कर रहे थे, वो स्टॉक तो दबाव में है ही, लेकिन ऑटो कंपनियों में आप M&M स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। You mean decline intensify? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत तेज कट देखने को मिला है। 2.5% तक की गिरावट यहाँ पर अब M&M में आती हुई, तो कुछ यहाँ पर मार्केट पड़ रहा है। साथ में आप आयशा देखेंगे तो वो भी 2% के नुकसान पर 1% तक का नॉक इन स्टॉक्स में आना वाकई में बड़े है। अब देखिए टाइटन, देखिए टाइटन में सुबह से ही बिकवाली थी, लेकिन पिछले आधे घंटे में जो बिकवाली सबसे ज्यादा आई है वो ऑफ कोर्स M&M में देखने को मिली है। कोटक में 0.5% से ज्यादा का नुकसान है, बजाज फाइनेंस में नुकसान बढ़ता हुआ, HDFC, ITC और ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज तो ड्रैग ही कर रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति। अच्छा, M&M पर वेरी क्विकली एक व्यू ले लेते हैं। मानस, क्या पढ़ रहे हैं आप? अचानक ये गिरावट बढ़ती हुई। बिल्कुल, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि करीब 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। उसी रेंज में स्टॉक पिछले 4 दिनों से ट्रेड कर रहा था। आज स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। प्राइस ब्रेकडाउन 1260 के नीचे देखने को मिला है और अब शायद 100 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट हो जाएंगे, जो कि 1210 है। तो एक सेल कॉल लेना चाहिए। करंट लेवल पे बिकवाली करिए। 1271 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, नीचे की तरफ 1210 के टारगेट सेट करने हैं। चलिए, तो ये लास्ट की आधे घंटे का जो डिप था वो स्पॉन्सर किसने किया, कितना किया, कितने क्वांटम में किया, उसको देखते हैं। मेटल्स में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज, अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा प्राइस डैमेज मेटल्स में हुआ। और उसके बाद अगर आप देखें जिस स्पेस में सबसे बड़ा प्राइस डैमेज था वो था टेक्नोलॉजी में प्राइस डैमेज हुआ। फिर केमिकल्स के कुछ स्टॉक्स में और पावर में, ये अगर आप देखें क्रमबद्ध तरीके से ऐसे स्पेस हैं जहाँ पे आज प्राइस डैमेज हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में GMR इंफ्रा, अदानी इंटरप्राइजेस फिर भी अगर आप देखें बचा के ले गए अपने आप को। टेलीकॉम में भारती एयरटेल ने अपने करियर का हाई लगाया आज और ये डे हाई पर और ऑल टाइम हाई पे भी पहुंचा। बाकी कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें सुबह से काफ़ी अच्छे खासे मूव थे और BEL हो गया, L&T हो गया, ABB हो गया, इन सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें आज अच्छा मूव था। लेकिन प्राइस डैमेज अगर आप देखें आखिरी में काफ़ी हुआ है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 18,300 स्टिल ये जो इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो कि अब मात्र 7 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, उसका सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन जहाँ पे था, जिसने पुट बेची हुई थी उसके लिए अगर आप देखें फिर भी विन विन सिचुएशन थी, लेकिन 18,300 के पुट के ऊपर ही क्लोज होता हुआ। और बैंक निफ्टी याद रखिएगा कल की क्लोजिंग के मुताबिक जो कल की भाव कॉपी थी उस वक्त सबसे बड़ा पुट राइटर जो था वो था 42 पे, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5। ये ठीक है लास्ट में डिप था, बट स्टिल उनके लिए बहुत कोई बड़ा रिस्क नहीं था। हाँ, इंट्राडे में जिसने पुट बेची थी उसके लिए अगर आप देखें थोड़ा रिस्क था यहाँ पर। बाकी अगर आप देखें जो स्टॉक्स पेन में रहे, एक बार जरा प्लीज़ मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा और मार्केट ब्रेथ क्लोजिंग के वक्त कैसी रही। हालांकि सेक्टोरियल डैमेज कैसे हुआ है मैंने आपको बता ही दिया। यस, थोड़ी सी ख़राब थी। लॉन्ग 27 मात्र और शॉर्ट 91, लॉन्ग अनवाइंडिंग 53। अगर आप मैं काउंट करें 53 प्लस 91, ऑलमोस्ट जो करीब करीब 140 से 145 स्टॉक्स जो थे वो दबाव में थे। लेकिन शॉर्ट कवरिंग कहाँ थे? श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ABB में, GMR इंफ्रा में, इंडस टावर्स में, BEL में। लॉन्ग अनवाइंडिंग लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हुआ? एक्साइड बैटरी स्टॉक्स में, टाटा कंज्यूमर में, ये मानस की कॉल भी थी। RBL स्टार प्राइस परफॉर्मर बैंकिंग स्पेस में, अदानी इंटरप्राइजेस टर्बुलेंस रही बट स्टिल क्लोजिंग करीब 1.5% ऊपर। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका जिक्र हर्षता ने किया भी था, PFCRA से एक कॉम्बो चलता है जो। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग डिक्सन में, एम्फेसिस में, माइंडट्री, L&T, इन्फोटेक, महानगर गैस, ये कुछ ऐसे स्पेस जहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी पेन था। और दरअसल अगर आप एक और चीज़ देखें, क्योंकि मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखता हूँ, निफ्टी IT आज अपने इस प्राइस डैमेज के साथ फिर 3 सेशन तक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद आज 4th सेशन में रिवर्स हो गया और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोजिंग आती हुई है। एक दो स्टॉक्स जो कि अच्छा करके गए, अब तक मैंने आपको से बताया कि पेन कहाँ पे था। SRT, ABB बहुत शानदार क्लोज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। एक्साइड शानदार क्लोज 187, ऑलमोस्ट इसका ये ईयरली हाई है इस स्टॉक का। और इंडियन होटल्स 316 रुपये 20 पैसे आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में जाके क्लोज हुआ। आई थिंक हर्षदा के पास चलते हैं वॉल पे, लेकिन उन पर जाते थे एक बार बताऊँ हर्षदा, मैं एक होटल के प्राइसेस देख रहा था। दरअसल इस बार न्यू ईयर जो है वो सैटरडे को पड़ रहा है। न्यू ईयर की बुकिंग ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। आप यकीन मानिए, न्यू ईयर की बुकिंग ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, मतलब एक कमरा नहीं है। सैटरडे को पड़ रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो लोग एंजॉय करेंगे ना। इसीलिए कहते हैं हाउस पार्टी जिंदाबाद।
एक्चुअली न्यू ईयर पे बाहर जाना नहीं चाहिए। मतलब मेरे को तो हर्षदा पता नहीं कितने साल हो गए न्यू ईयर पे बाहर गए हुए। मैं तो घर पे ही रहना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि घर पे आप वो खैर एक ज़माना अलग था जिसमें लोग घर पे टीवी के सामने बैठ के वो डीडी देखा करते थे, वो तो खैर बहुत पुराने ज़माने। लेकिन अभी भी घर पे पार्टी करिए, घर पे जो करना करिए। बाहर तो घटिया से घटिया होटलों में इतना रेट बढ़ जाता है और ना सर्विस मिलती है आपको। और बाय चांस अगर आप वो न्यू ईयर ट्रैफिक में फंस गए तो मुझे फिर लगता है फिर आपका पूरा साल बर्बाद हुआ। फिर आपको लगेगा पूरे साल ऐसे ट्रैफिक में फंसना है। बस ये एक अच्छी चीज़ है, बाय डिफॉल्ट इस बार न्यू ईयर की छुट्टी मिल रही है, वो मतलब एक्सचेंज की तरफ से नहीं है वो, क्योंकि अब वीकेंड ही आ गया तो इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए छुट्टी देनी पड़ रही है। लेकिन आज थोड़ी सी बुल्स की छुट्टी हुई है, 84 पॉइंट निफ्टी डाउन और 122 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन। जी हाँ, तो जो भी छुट्टी का प्लान अगर कोई बना रहा था आज के मार्केट को देखकर, उनके तो होश उड़ते हुए, लेकिन क्लियरली आज का दिन एक डाउन डे साबित हुआ है। इस पूरे हफ्ते हमने देखा 18,400 के हम आसपास ही क्लोज होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन हाँ आज दरअसल बेयर्स ने हमें नीचे खींचा है। 18,326 पर 82 पॉइंट्स की गिरावट पर अब जाकर टिक रहे हैं। निफ्टी बैंक आप देखिएगा यहाँ पर बिकवाली का दबाव आया है करीब 120 अंकों का, 42,412 के लेवल्स पर ये फिलहाल क्लोजिंग आ रही है। आज आईटी कंपनियों का साथ बिल्कुल नहीं था, यहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। 290 अंकों का दबाव, तो वो आईटी इंडेक्स है जो करीब 1% का प्रेशर डालता हुआ आज के क्लोज पर। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जिसकी कल एक्सपायरी हुई थी, वहां पर भी आज मुनाफा वसूली हावी है। ऑटो में हमने देखा सेकंड हाफ में जिस तरह से M&M, आयशर जैसे काउंटर्स टूटते हुए दिखाई दिए हैं, क्लियरली वहां पर बिकवाली का दबाव आया। और मेटल इंडेक्स एकदम फ्लैट है। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। एक तो जाते जाते जो M&M का हाल था, लगभग 3% के नुकसान पर यह काउंटर जाकर टिक रहा है, वहां पर बिकवाली का दबाव क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया। आप देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो आपको दिखाई देगा 2600 के नीचे, देखिए 2595 पर आया, तो ऊपरी लेवल से आधा % हल्का हुआ है। टाइटन में आज खूब बिकवाली देखने को मिली। ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली है। लेकिन आज का जो बड़ा एक्सीडेंट है वो है पेटीएम अब 550 के नीचे ट्रेड करता हुआ। सॉफ्ट बैंक की तरफ से हमने देखा 4.5% तक का हिस्सा बिका है ब्लॉक डील में। स्टॉक इनफैक्ट आप देखेंगे डे लो पर 536 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ 10% से ज्यादा का नुकसान इस स्टॉक ने दिखाया। इसके साथ ही नायका आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि नायका में भी एक ब्लॉक डील हुई थी। स्टॉक सुबह में प्रेशर में था लेकिन फ्लैट क्लोज दिखा रहा है। अब डर यही है कि सॉफ्ट बैंक शायद पीवी फिनटेक और डिलीवरी में कुछ हिस्सा बेच सकता है। हालांकि दोनों स्टॉक्स में सॉफ्ट बैंक मुनाफा कमा रहा है तो उस लिहाज से प्रेशर नहीं है, लेकिन वो काउंटर्स भी आपके लिए न्यू एज स्टॉक्स में देखिएगा। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार और साथ ही साथ डिलीवरी में क्या स्थिति उभर कर आई है। पीबी फिनटेक करीब 1.5% नीचे, डिलीवरी भी आज लार्जली साइडवेज ही ट्रेड कर रहा था, 1.5% तक का नुकसान देखने को मिला। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप जो आपको क्लियरली इंडिकेट करेगा कि मार्केट में आज क्या चला और कहां पर बिकवाली आई। ये देखिए तेजी सिमट कर रह गई है 1.5 लाइन में। टाटा कंज्यूमर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट में हल्की सी बढ़त, एलएनटी ने थोड़ा बहुत बांधा है तेजी का, पावर ग्रिड में तेजी, रिलायंस एकदम फ्लैट टिकता हुआ, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ काउंटर्स थे जो हरे निशान के साथ बंद हो रहे, लेकिन क्लियरली यहाँ पर दबाव था। बिग लूजर्स में टाटा मोटर्स को भी जोड़ लेते हैं। आप देखिए M&M में दबाव, टाइटन में दबाव, इन दोनों का जिक्र किया था। आयशर लगभग 2% नीचे, आपका टाटा मोटर्स भी 2% नीचे। कोटक महिंद्रा बैंक ने निफ्टी बैंक को नीचे खींचा और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का भी साथ नहीं था आज के दिन। तो क्लियरली आज का मार्केट कोलैप्स करता हुआ मारुति, हिंडाल्को, एनटीपीसी, ग्रासिम लिस्ट लंबी है आज वो सेल साइड के ट्रेड्स की, जहां पर क्लियरली हमने देखा बिकवाली की पोजीशंस फिर एक्टिव होती हुई। आज वीकली एक्सपायरी के दिन 18,333 के आसपास इस समय ट्रेड जाकर टिक रहा है। फटाफट आपके लिए लेकर आते हैं सीधा सौदा में जो नीरज और आशीष के बीच में मुकाबला था, वहां पर क्या स्थिति उभर कर आई, किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिले। तो आशीष ने आज सुबह में कहा था टाटा मोटर्स के डीवीआर पर दबाव आएगा। ये जो JLR के सीईओ ने क्विट किया है। पेटीएम भी दबाव में रहेगा, 10% वो काउंटर नीचे। सुवन में तेजी, CMS इन्फो सिस्टम्स में एक तेजी का ट्रेड इन्होंने सुबह में आपके सामने रखा था खबरों के चलते। नीरज ने स्टार हेल्थ, टासन प्रोडक्ट, डिलीवरी, जोमेटो जैसे काउंटर्स का जिक्र किया जहां पर बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ये सब वो स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा आज बिकवाली की पोजीशंस क्लियरली देखने को मिली है। तो ये फिलहाल आपके लिए क्लोज 18,400
के नीचे हम जाकर टिके हैं इस हफ्ते में, और ऑफ कोर्स अगले हफ्ते हम बढ़ेंगे एक्सपायरी की तरफ। वीकली एक्सपायरी आज एक नेगेटिव नोट पर होती हुई 100 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक और 150 पॉइंट नीचे आपका मिड कैप इंडेक्स भी। तो क्लियरली मूड माहौल आज नरमी की तरफ ही दिखाई दिया है। चलिए हम सब लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आपसे कल सुबह में फिर मुलाकात होगी फ्रेश क्यूज के साथ और ऑफ कोर्स एक ताज़ा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ। नमस्कार।